चलो shall we start guys? किल ओके, चलो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हम लोग चालू करते हैं. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलो, सो हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 5 में हमारा डिस्कशन चल रहा था बोरोइंग्स के ऊपर, ठीक है ना. सो बोरोइंग्स में हमने एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस इन असर्शंस के बारे में बातचीत कर ली थी और हम लोग ने ये डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर के बारे में भी उसके अंदर एक डिस्कशन किया था जाते जाते. याद है क्या आप लोगों को? थोड़ा सा आवाज बढ़ाना. और अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट वैल्यूएशन. लोन्स के वैल्यूज को कैसे चेक करना है. सो फर्स्ट वो कहता है यू डिटरमाइन द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द डेट. बराबर है. एंड दोज आर टू बी अप्लाइड व्हाट कंसिस्टेंटली. बेसिक पॉइंट लिखा है एकदम इसके अंदर. क्या बोला बच्चों? कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आप लोन कैसे रिकॉर्ड करते हो. बराबर है कि जो आपने उसको कैश बेसिस पे कर रहे हो, अक्रूवल बेसिस पे, रिपेमेंट कैसा है, तो आपका अकाउंटिंग कैसा है वो देखो. एंड हर अकाउंटिंग पॉलिसी के आगे एक तो बात ऑब्वियस है, वो क्या होता है कि इट शुड बी अप्लाइड व्हाट कंसिस्टेंटली. फिर अपन ने क्या देखना है कि जो लोन बैलेंस है और जो लोन पेएबल है वो लोन अग्रीमेंट से मैच होना चाहिए एंड इट शुड अग्री टू व्हाट द लोन अग्रीमेंट. कि जितना आपने लोन लिया है, आपका जो लोन बैलेंस आपका आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, पेएबल दिख रहा है और जो स्टेटमेंट है उसमें दिख रहा है, सब में क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए ना. आज अगर मेरे को दिख रहा है कि मेरे बुक्स में दिख रहा है कि मेरे को 1 लाख रुपए पेएबल है, तो मेरे को बैंक में भी दिखना चाहिए ना कि मैंने 1 लाख ही देने चाहिए. बैंकर बोल रहा है कि नहीं सर आपने 1,20,000 देना है, मैं बोल रहा हूं मेरे को 1 लाख देना है, ये चलेगा क्या? ये तो मेरे को एज एन ऑडिटर क्या चेक करना है? अब फिर से एक बार याद दिला दूं मैं आपको. हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हम लोग. हमें एक एक स्पेसिफिक जो एरिया है उसे कैसे चेक करना है उसकी बात हो रही है. करेक्ट है. अगर मैं लोन की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या चेक करना है कि मैनेजमेंट इस लोन को लेके कैसे अकाउंटिंग कर रहा है. वो अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, लॉजिक लगाओ कि जो लोन अग्रीमेंट में जो अमाउंट है लोन का, जो मेरे बुक्स में लोन का बैलेंस दिख रहा है और जो बैंक के लिए जो लोन पेएबल दिख रहा है, क्या वो सारी बातें सेम होनी चाहिए? खत्म हो गई बात. बैंक अगर बोल रहे आप नंबर्स के लिए नंबर्स ऐसे स्क्रिबल करते जाओ उसमें, अगर वहां पे बैंक बोलता है कि नहीं इट इज हाउ मच 1,20,000, आई एम सेइंग 1 लाख, तो मिसमैच अगर है तो दैट नीड्स टू बी रिकनसाइल्ड. बराबर है. दैट इज पॉइंट. फिर उसके बाद अपना ऑडिट प्रोसीजर आता है इसके ऊपर. कौन सा? रिकॉम्प्यूटेशन. जितना इंटरेस्ट बैंक ने कैलकुलेट किया वो इंटरेस्ट हम लोग ने भी कैलकुलेट करना चाहिए बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे. सो वी हैव टू रिकॉम्प्यूट व्हाट द इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इफ व्हाट एनी. डिस्काउंट क्या होता है? जब हम लोग बिल्स रिसीवेबल जो हमारे पास होते हैं वो हम लोग बैंक के साथ डिस्काउंटिंग करते हैं ना. 100 रुपए का बिल है तो बैंक बोलता है मैं तेरे को 90 रुपए दूंगा, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 10 रुपए. मतलब 10 रुपए मेरा ब्याज गया ना. बैंक तो 100 रुपए कलेक्ट करेगा. सो एक तो इंटरेस्ट चार्ज होता है या बैंक डिस्काउंट लगाता है, बात तो एक ही है. तो वो भी मैंने क्या करना चाहिए? वो अमाउंट बराबर से कैलकुलेट करी है या नहीं, एज एन ऑडिटर मैंने क्या करना है? उसको रिकॉम्प्यूट करना है. उसके बाद चेक दी अमोर्टाइजेशन ऑफ द प्रीमियम और डिस्काउंट. अमोर्टाइजेशन का मतलब आप समझते हो व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन मतलब अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो प्रीमियम पैसा भरा है, डिस्काउंट भरा है 5 इयर्स के लिए, तो वो फर्स्ट ईयर में ही सारा बुक करना चाहिए क्या? नहीं. वो क्या करना चाहिए? अपन ने ओवर द पीरियड उसको बुक करना चाहिए. तो अपन ने बस वही देखना है कि वो प्रीमियम का, वो डिस्काउंट का खर्चा ओवर द पीरियड बराबर से उसको स्प्रेड किया है या नहीं. समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट,
व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन करेंसी लोन्स, तो हमने क्या देखना है? वी हैव टू चेक द कंप्लायंस विद व्हाट? AS11। AS11 क्या बोलता है? फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करता है वो। सो फॉरेन करेंसी लोन्स में क्या होता है? देखो, आपने जिस दिन लोन लिया, आप तो बोलोगे सर मैंने $100 का लोन लिया, बट $100 का लोन मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको INR में दिखाता हूं ना, इंडियन रुपीज में दिखाता हूं ना मैं उसको, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। $100 लोन लिया, बट उसको मेरे बुक्स में तो INR में दिखाना पड़ेगा उसको। तो मैंने, आप समझिए बात को, फॉर एग्जाम्पल अभी बैलेंस शीट बनती है एज ऑन 31 मार्च, ठीक है? आप समझ लिए, मैंने 1 अप्रैल को मैंने लिया लोन, सिंपल बात, मैंने $100 का लोन लिया, बराबर है? उस समय पे भाव चालू था मान लो 85, ठीक है? आज अगर 31 मार्च को बैलेंस $85 का बचता है, कितना बचता है? $85 बचता है, बट 31 मार्च को रेट मान लो 90 हो सकता है ना, बराबर है कि नहीं? तो लोन का अमाउंट जब लिया था और 31 मार्च को जो INR में बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस शीट आई प्रिपेयर एज ऑन 31 मार्च, बराबर है? तो मेरे को इसको INR बैलेंस एज ऑन 31 मार्च दिखाना पड़ेगा ना मेरे को इसको, तो मेरे को वो कन्वर्जन करना पड़ेगा ना, और जो डिफरेंस है वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज प्रॉफिट या लॉस बुक करना पड़ेगा P&L अकाउंट में। तो ये सब बातें मुझे AS11 सिखाता है, समझा बात को? आप जब रीपेमेंट कर रहे हो, तो रीपेमेंट कर रहे हो आप तो डॉलर्स में रीपेमेंट कर रहे हो, बट INR मेरा अलग अलग जाएगा ना। कभी वो मेरा इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का होगा, या कभी 90 रुपीज का होगा, या 120 का होगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी का वैल्यू फ्लक्चुएट होता है, सेम नहीं है। तो अगर ये फॉरेन करेंसी लोन्स है तो मुझे वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना। समझ में आई है यहां तक बात? सो चेक द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट and verify the computations of the restatements of foreign currency balance of the outstanding as of the year। क्योंकि जो आपने रेट पे बुक किया था और 31 मार्च को जो रेट होगा वो अलग अलग होगा। डॉलर्स में भले ही वो सेम हो जाए, बट INR में अलग अलग होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? इजी है एकदम? यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहां पे क्या क्या देखा, एक बार हम लोग लोन की बातें अगर हम लोग कर रहे थे तो हमने क्या क्या देखा? पहले लोन लेने की बात हो रही थी, आपको बस याद दिला दूं कि हमने लोन्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था। कि सबसे पहले ऑथराइजेशन देखना है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा। फिर हमने उसका लोन अग्रीमेंट चेक करना है कि वो बैलेंसेस मैच होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या कहा? डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना है। लोन आप हायर परचेस या लीज के माध्यम से भी ले सकते हो, उसके अग्रीमेंट्स आपको चेक करने हैं। डिबेंचर्स के माध्यम से लोन ले रहे हो तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड देखनी है आपने, उसके अग्रीमेंट्स देखने हैं। फिर अगर उसका वो लोन रिटायर हो चुका है, रिटायर मतलब हमने क्या बोला? रीपे कर दिया है, तो जो चार्ज एसेट पे किया गया था, बराबर, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी, शुड बी व्हाट? डिस्चार्ज्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं यहां पे कि वी हैव टू ऑब्टेन अ शेड्यूल कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स क्या है, और वो शेड्यूल से हमने क्या देखना चाहिए? वो सारे बैलेंसेस आपके मैच होते हैं। क्लियर है एकदम? ये वाले पॉइंट्स वापस से पढ़ लीजिएगा। अभी ड्यूरिंग द पीरियड क्या क्या हो रहा है ये एक बार नजर घुमाओ फटाफट। तो ड्यूरिंग द पीरियड के ट्रांजैक्शन समझ में आ गए आपको? एडिशनल डेट लिया क्या? कंफर्मेशन, क्लोजिंग बैलेंसेस, राइट। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस आपने देख लिए, और ये DCP डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कि पहले आपको कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, बराबर है, रिलेटिंग टू विच टाइप ऑफ डेट, क्योंकि डेट कौन सा हो सकता है? डिबेंचर भी हो सकता है, बोरोइंग्स भी हो सकते हैं, हायर परचेस भी हो सकता है, लीजेस भी हो सकता है। और फिर ये अभी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह की बात करिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ इधर क्या क्या बातें हुई, समरी लिख दे क्या एक बार? क्या क्या लिखना है? और देखो एग्जाम में जब आपको सिर्फ बोरोइंग्स के बारे में चेक करने के लिए पूछा जाए ना,
तो इतने पूरे लिस्ट में से 15-20 पॉइंट उठा के लिख देना, इतना तो याद रहेगा ना। बट जब एग्जाम में अगर स्पेसिफिक असर्शंस के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस के लिए, तो उसी के लिए लिखना। तो जब भी हम लोग यहां पे ये वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं ना, तो आपने इतना ध्यान में रखना कि ये पूरा काम वैल्यूज के लिए हो रहा है। तो वैल्यूज कहां कहां किस वजह से अफेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपने, वैल्यूज किसके वजह से अफेक्ट हो सकती है, अकाउंटिंग पॉलिसी के वजह से, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होना चाहिए। वैल्यूज आपको कहां दिखेगी, लोन अग्रीमेंट में दिखेगा आपको वैल्यूज, बोलो हाँ या ना। वैल्यूज किस वजह से अफेक्ट हो सकती है आपकी, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट या प्रीमियम के वजह से। आप समझ रहे, वैल्यूज पे फोकस करो, वैल्यूएशन किस वजह से अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद इनको अपन ने क्या करना चाहिए, दो बातें। एक तो आपने इसको रिकंप्यूट करना चाहिए कि वैल्यू सही है कि नहीं चेक करने के लिए, और वो बराबर से अमोर्टाइज हुआ या नहीं हुआ वो चेक करना चाहिए। और आखिरी में आपका AS 11, अगर फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, तो फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो 31 मार्च को क्या लोन का अमाउंट आता है वो चेक करना है आपको। तो ये सब बातें आप किसके लिए कर रहे हो, ये दिमाग में रखो, वैल्यू के लिए। इसके वजह से वैल्यूएशन अफेक्ट होगा, इंटरेस्ट डिस्काउंट के वजह से, अमोर्टाइजेशन बराबर के नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी, AS 11। क्लियर है एकदम। आगे नाउ you read what the provisions in where the loan and debt agreements. So provisions मतलब क्या, terms and conditions basically. Provisions मतलब क्या बोलते हैं, loans के terms and conditions, तो वो अपन ने चेक करना है। क्लियर है। तो क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, उन अग्रीमेंट को आपने कंप्लाई किया कि नहीं करा। क्या हो सकता है टर्म्स में, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ EMI, बराबर के नहीं, व्हाट इज द नेचर ऑफ सिक्योरिटी, तो वो आपने कंप्लाई किया या नहीं किया। तो लोन अग्रीमेंट में लॉजिकली अपन लोन अग्रीमेंट देखेंगे तो उसके टर्म्स को कंप्लाई करना है। एज एन ऑडिटर हमें चेक करना है कि क्या आपने उसके हिसाब से EMI दिया ना, उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना। नंबर 2, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया है तो क्या कहता है, if there are any provisions with which the entity is not complied, determine the debt should be classified as current. Determine the debt should be classified as what, current. ऐसा क्यों सर, देखो लोन आपको एक कंडीशन पे, एक शर्त पे दिया था, 5 साल के लिए दिया आपको लोन, तो इट इज नॉन करंट क्योंकि तुरंत पे नहीं करना है। बट अब क्या हुआ, अगर तूने उसमें के कोई भी शर्त को, कोई भी कंडीशन को अगर तूने कंप्लाई नहीं करा, तो पैसा दे मेरा वापस चल, होएगा ना ऐसा। तो अब तुमको तुरंत इस साल पे करना पड़ेगा, इसीलिए अब उसको क्या क्लासिफाई करना पड़ेगा, एज अ करंट। तो आपको एक क्लासिफिकेशन बराबर से चेक करना है, क्योंकि अब ध्यान से सुनना, ये क्लासिफिकेशन क्यों चेक करना पड़ता है, ये ध्यान में रखना। करंट या नॉन करंट ये यूजर के लिए मटेरियल है, ये यूजर के लिए मटेरियल है। क्यों सर, क्योंकि वो यूजर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा उसे पता चलेगा कि ये करंट लोन है या नॉन करंट है। करंट है तो उसके पता चलेगा कि आने वाले साल भर में पैसा देना पड़ेगा, तो कंपनी के पास लिक्विडिटी का क्वेश्चन मार्क आएगा। या तो ये नॉन करंट है, कंपनी को आज नहीं देना, कंपनी के पास पैसा पड़ा रहेगा, उसके हिसाब से वो उसका फाइनेंशियल पोजीशन का डिसीजन ले सकता है, इट इज मटेरियल टू हिम। इसीलिए उसका क्लासिफिकेशन बराबर से हो रहा है या नहीं हो रहा अपन को चेक करना है। और अगर उन्होंने गलत क्लासिफिकेशन किया तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे, क्वालिफाइड, क्योंकि इट इज नॉट अफेक्टिंग द अमाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, but this classification is material to the users of financial statements, so it is material but not pervasive. We will give which opinion, qualified opinion. समझ में आया आपको। तो इसीलिए हम लोग उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो करंट में क्यों करना है समझ में आया आपको, चलने दो आराम से एकदम, आगे बढ़ते हैं। If enforcement of provision has been waived by the lender in case of a breach of any covenant, covenant मतलब condition, कंडीशन मतलब कोई टर्म्स, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे? ऑब्टेन कंफर्मेशन अबाउट व्हाट? द वेवर. सो ऑब्टेन व्हाट? कंफर्मेशन ऑफ द वेवर फ्रॉम द लेंडर. अगर कोई शर्त है जिसका क्या कर दिया है, अब वो बोल दिया अब कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरे को जो जैसा करना है कर, ईएमआई चेंज कर दिया हो, बराबर, इंटरेस्ट फ्री कर दिया हो, इंटरेस्ट में डिस्काउंट दिया हो, तो कोई अगर टर्म्स चेंज हो गई है या वेव कर दी है तो हमने क्या करना है? एज एन ऑडिटर हम क्लाइंट पे थोड़ी यकीन कर लेंगे भाई. हम क्या करेंगे? हम सीधा बोलेंगे अंडर एसए नंबर 505, भाई बैंकर सुन, तू कंफर्मेशन करके दे दे. समझा गया बात को? यस सर. वैल्यूएशन का ये नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया क्या? सो हमें क्या देखना है यहां पे? तो हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रोविजंस ऑफ डेट अग्रीमेंट्स. क्लियर एकदम? प्रोविजंस ऑफ व्हाट? डेट अग्रीमेंट. आर वी गुड? शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? ओके. सो इसमें दो बातें लिखनी है अपने को. एक तो क्या बोला है? आपने कंप्लाई किया या देर इज नॉन कंप्लायंस. कंप्लाई किया तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं. नॉन कंप्लायंस है तो नंबर 1 क्या उसको करंट में डाले उसको, एंड नंबर 2 अगर वो नॉन कंप्लायंस का कुछ वेवर है तो यू ऑब्टेन व्हाट? कंफर्मेशन. देखो ये ऐसे मार्जिन में बनाते जाओ. ये लेफ्ट साइड मार्जिन है ना, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो इसको, क्योंकि उस पैराग्राफ का समरी बना दिया ना, वन डे बिफोर एग्जाम यू डोंट हैव टू गो थ्रू दी एंटायर चैप्टर. वो मार्जिन में क्या लिखा आप देखो ना, इतना पढ़ लिया, आपको अंदर का कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको. सही है? ओके. अभी आगे बढ़ते हैं. अभी बात करेंगे अबाउट व्हाट? ड्यू डेट्स. ड्यू डेट्स के हिसाब से इट विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म. वापस से क्लासिफिकेशन का आया? बोलो आया ना? सो यहां पे अपन देखेंगे ड्यू डेट्स की कब लोन चुकाना है, उसके हिसाब से वेदर इट इज शॉर्ट और वेदर इट इज लॉन्ग, ये आपको देखना है. वेयर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स फॉल विद इन नेक्स्ट 12 months have been disclosed in the financial statements and verify the correctness of the amount of such installments. मतलब ये क्या बोल रहा है यहां पे? फॉलिंग ड्यू विद इन द नेक्स्ट 12 months. ये 31st of March पे यहां पे क्लोज हो गया, बराबर है. कुछ अमाउंट जो एग्जिस्ट करता है एज ऑन 31st of March बट नीड्स टू बी पेड इन वेयर द नेक्स्ट 12 months. तो उसका जो अमाउंट है ये इधर आपने सही से बताना चाहिए. ऐसा हमने एक पॉइंट कारो में भी पढ़ा था, जिसमें हमने क्या रिपोर्ट किया था कारो 2020 में, कि बेस्ड ऑन द नॉलेज, द फाइनेंशियल रेशियोज, द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट the discharge of liabilities existing as on 31st of March which will fall due within the next 12 months or 1 year. ऐसा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. याद आया आपको? ऐसा रेशियोज के लिए हमने ऐसा एक पॉइंट पढ़ा था, नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं, ऐसा पढ़ा था 19th पॉइंट. तो वो वाला वो उधर कारो में रिपोर्ट करना है. बट अपना नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर क्या बोलता है भाई? अगले 12 महीने में 31st of March को कुछ पैसा आपका देना बनता है, बट कब देना है आपको? लाइबिलिटी इज देयर ऑन 31st of March, बट दैट इज ड्यू इन द कमिंग 1 year, दैट इज 12 months. तो उसका अमाउंट आपने बराबर से डिस्क्लोज करना है. सिर्फ अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करना है, वो करेक्ट भी होना चाहिए. समझा बात को? अगेन वैल्यूएशन. क्लियर एकदम? यस. सो एग्जामाइन द डेट अग्रीमेंट फॉर एनी रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स. रिस्ट्रिक्टिव मतलब कंडीशंस जो है ना, कि आपने ये पर्पस, क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो लग रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस के कुछ कंडीशंस है कि आपने ये पैसा इसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए. कितनी बार हमने कारों में भी पढ़ा है कि जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है आपने उसी पर्पस के लिए यूज करना चाहिए.
ऐसी बात हुई थी अपनी कभी? बिल्कुल हुई थी सर. सो रिव्यू द रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स एंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिफॉल्ट एंड एंश्योर डिस्क्लोजर देयरऑफ इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो वो पर्पस है और वो रिस्ट्रिक्शंस का क्या होना चाहिए, वापस से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर करना चाहिए. क्या आप ये जनरली लॉजिकली पॉइंट्स एग्जाम में लिख के आ सकते हो क्या? देखो, इसको लर्न करने के इंटेंशन से नहीं भाई, लोन को चेक करना है. अभी हम लोग आए, हमने क्या कहा, लोन को चेक करना है. अकाउंटिंग पॉलिसी आज जो पढ़ा, लेक्चर जब स्टार्ट हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसी उसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए. बराबर है. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, जो लोन बैलेंस है वो लोन अग्रीमेंट के साथ और पेएबल के साथ मैच होना चाहिए. बराबर है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपना, आपने इंटरेस्ट या डिस्काउंट वो रिकॉम्प्यूट करना चाहिए, उसको अमोर्टाइज आपने बराबर से करना चाहिए. और AS 11 तो ये वैल्यूएशन की बात करी हमने. उसके बाद आगे बढ़े और हमने देखा कि जो टर्म्स है लोन अग्रीमेंट में वो आपको चेक करना है, उसको कंप्लाई किया या नहीं किया. नहीं किया तो उसका क्लासिफिकेशन करंट में कन्वर्ट करना है क्या, और उसके बाद हमने अगर कोई कंडीशंस को वेव किया है तो उसका कंफर्मेशन लेना है. खत्म हो गई बात. आगे बढ़े, वापस से हमने बात करी अबाउट डेट अग्रीमेंट को स्टडी करना है. उसमें देखना है कि वेदर इट इज अ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म. बराबर है कि नहीं? उसके बाद हमने क्या कहा कि जो 1 साल के अंदर ड्यू हो रहे हैं उसको डिस्क्लोज करना है, बट वो अमाउंट भी करेक्ट होना चाहिए. और आखिरी में अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो उसका भी डिस्क्लोजर करना है. इजी है एकदम. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी वही बातें, और अभी पूरा इतना ध्यान में रखना कि ये पूरा लोन अग्रीमेंट को ही स्टडी कर रहे हैं, उसकी बातें सब बराबर से होना बहुत जरूरी है. आगे फिर से देखो, वापस से क्या बोला है, अग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं. बट अब इसमें क्या देखना है अपने को, उसके अंदर अपने को देखना है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द लोन अग्रीमेंट. बराबर कि नहीं? तो जिस टर्म्स पे आपने लोन दिया है वो आपको चेक करना है. एग्जामाइन वेदर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैट्यूट रिगार्डिंग creation and registration of charges have been complied with, including disclosure of the same to the extent mandated by statute. Statute मतलब law. And considered necessary for proper understanding of the users of financial statements. तो मतलब ये क्या कहता है कि अगर आपने ये लोन लिया है, ये लोन का आपने क्या किया है, एक अग्रीमेंट बनाया है. इस अग्रीमेंट में आपने क्या किया है, आपने कुछ चार्ज आपने क्या करना चाहिए, क्रिएट किया होगा आपने आपके एसेट्स के ऊपर. तो वो चार्ज अगर क्रिएट किया है तो वो चार्ज का क्या होना चाहिए, वो रजिस्टर भी तो करना चाहिए, बैंक के नाम पे होना चाहिए ना. तो उसके लिए आपको वो चार्ज क्रिएट और रजिस्टर करने के लिए क्या होता है, देयर इज अ लॉ. बराबर है. देयर इज अ स्टैट्यूट. आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको. तो क्या वो काम आपने एज पर लॉ, दैट इज मैं यहां पे स्टैट्यूट लिख दूं, आपने क्या वो उसे एज पर स्टैट्यूट किया या नहीं किया. और अगर ये चार्ज अगर आपने क्रिएट किया है तो दोस्तों बाय लॉजिक हमने क्या करना चाहिए, इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए ना. बोलो आया ना, इसका क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए. बराबर है कि नहीं? सो दैट इट इज एबल टू बी अंडरस्टूड बाय द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके बाद इन केस द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग, एग्जामाइन वेदर द लोन इज क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. अभी क्या बोला यहां पे, चार्ज क्रिएट किया, बराबर है एसेट पे. अब क्या हो गया तुम्हारा जो है ना, ध्यान देना, इधर क्या लिखा है अपन ने यहां पे, लोन अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, ₹1 लाख. अब पहले हमने सिक्योरिटी दी थी कितने की, ₹1,20,000 लेटेस्ट से. बराबर है. अब क्या हो गया, सिक्योरिटी का वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू फेल एंड इट इज इक्वल टू नाउ ₹80,000. तो अब इस लोन को हमने क्या बोलना चाहिए, सिक्योर टू एक्सटेंट ऑफ ₹80,000. समझ में आया क्या आपको? अपन ने वो डिस्क्लोजर देना चाहिए कि 80,000 तक ये सिक्योर्ड है. अभी सिक्योरिटी का वैल्यू कम हो गया ना. अब बाय लॉजिक आप समझ सकते हो कि
इसका शेयर्स का वैल्यू गिर सकता है, गोल्ड का वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, आपने क्या बोलते हैं उसको लैंड आपने दी होगी उसका वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है। तो जिसकी भी वैल्यू कम हुई है और लोन अमाउंट अगर ज्यादा है तो आप जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू है वहां तक ही आप बोलोगे कि ये वहां तक ही सिक्योर्ड है करके। समझ में आएगा बच्चों? क्लियर एकदम? यस सर। उसके बाद वापस से अग्रीमेंट्स की बात हो रही है, बोलो बच्चों। यस सर। अग्रीमेंट में क्या बोला है इसको? हायर परचेस अग्रीमेंट्स। सो हायर परचेस अग्रीमेंट में पहले क्या होता है, आप पहले बैकग्राउंड दिमाग में रखो। डाउन पेमेंट किया जाता है, बराबर है कि नहीं? फिर बैलेंस जो है उसका इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ओनरशिप होती है आपके नाम पे, बराबर है? सो वापस से अब यहां पे हम लोग मार्जिन में क्या लिखेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट हायर परचेस. So we have to ensure the correctness of the amounts outstanding and examine what the security aspect of it, क्योंकि it is secured by that particular asset only ना. So higher purchase में आपको दो बातें हैं यहां पे कि एक क्या है आपका कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और दूसरा आपको देखना है उसका सिक्योरिटी. आर वी गुड? He should carefully review, बराबर, the borrowings from related parties. तो यहां पे अपने को क्या देखना है? AS 18 एंड इधर ब्रैकेट में अपन लिखेंगे SA नंबर 550 अगर रिलेटेड पार्टी से आपने क्या करा हो, बोरोइंग्स लिए हो. एंड उसी का इंड एस कौन सा है? 24, बराबर. AS 18 और इंड एस 24 रिलेटेड पार्टी के बारे में ही बात करता है वो. AS एंड इंड एस आर व्हाट? डिफरेंट. क्लियर है एकदम? ओके. सो हायर परचेस का मामला समझ में आया. अभी इधर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? वेरीफाई द लाइबिलिटीज टुवर्ड्स बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड, नेगोशिएटेड, चेक्स डिस्काउंटेड आर करेक्टली रिफ्लेक्टेड. तो अभी किसकी बात कर रहे हैं? अभी हायर परचेस का लोन हो गया. अब हायर परचेस के लोन के बाद बिल्स डिस्काउंटेड, नेगोशिएटेड और चेक डिस्काउंटेड. तो हायर परचेस के बाद ये वाली चीज को आपने बस वेरीफाई करना है. आगे बढ़े यहां से. इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए. The auditor should verify the amount borrowed is within the borrowing powers as per the AOA and MOA. क्या वापस अपन ने ये पहले बोर्ड मिनट्स देखे थे? अभी वापस क्या कहता है यहां पे? लोन लेने का है आपको, सो आपको पावर्स में रह के लेना है. और ये पावर्स आपके कहां दिखेंगे? AOA MOA. पहले AOA MOA में पावर होगा, फिर उसके बाद आप लोन लेंगे. वो लोन लेने के लिए जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपको कहां मिलेगा? मिनट्स में. सीक्वेंस समझो, ठीक है ना? ओके. आगे, वेदर दैट वेरीफाई दैट द कंपनी हैज नॉट कॉन्ट्रवीन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 180, बराबर है, पावर्स ऑफ द बोर्ड, ठीक है. एंड ऑल्सो चेक द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 185 एंड 186. 185 और 186 क्या हमने कारों में इसके बारे में बात करी थी? हमने, याद है आपको? 185 में हमने बात करी थी रिलेटिंग टू लोन्स टू द डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते हैं एक्सेप्ट फॉर व्हाट? एक्सेप्ट फॉर व्हाट? अगर वो कंडीशन जैसे नॉर्मल एम्प्लॉय के जैसे लोन दे रहे हैं या मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास करके परमिशन दिया है. 186 में नॉट मोर देन 2 लेयर्स आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो. सो यहां पे लोन्स के लिए हमने सेक्शंस कौन से देखना है? 180, 185 एंड 186. क्लियर है? एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पर्पस फॉर विच, बराबर, वी हैव टू एंश्योर इज नॉट यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उसी पर्पस के लिए आपने क्या करना है? उसको यूज करना है. एक बार ये सारे पॉइंट्स
जो हमने अभी हायर परचेस, बिल डिस्काउंट, ठीक है, फिर उसके बाद अपना लॉ का कंप्लायंस, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हायर परचेस में वैल्यू मतलब वो लाइबिलिटी बराबर दिखनी चाहिए ना, वो लिखा है ना उसके बारे में। समझा नहीं मैं। तो इफ देर इज अ फॉल इन वैल्यू तो हम लोग वही लिखेंगे ना, इट इज सिक्योर टू दैट एक्सटेंट ओनली। बात करी ना वहां पे। ऊपर लिखा था ऐसे, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है ऐसा, वो बीच में लाइन है मतलब वो कुछ सेपरेट नहीं हो गया, ठीक है। आगे बढ़े यहां से। उसके बाद वेर द एंटिटी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, बराबर के नहीं, तो आरबीआई के गाइडलाइंस उसने फॉलो करने चाहिए। ये सेम पॉइंट हमने कारों में भी पढ़ा था, और उसमें हमने सेक्शन 73 टू 76 उसको भी कंप्लाई करना है। आरबीआई के डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स बाय एनसीएलटी, सीएलबी, एनी अदर ऑथोरिटी, ऐसे याद आ रहा है आपको? यस। अभी लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। चलो, सो अच्छा है ना चैप्टर ये, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, बट ये अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखना है वो पता ही नहीं चलेगा कभी। समझ में आया बात को? सो अब क्या बोल रहे हैं यहां पे, व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स? सो एज पर कंपनीज एक्ट एंड इंडियन गैप, इंडियन गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर्स, प्रिंसिपल्स, सॉरी। सो पहले डिस्क्लोजर अबाउट व्हाट, लॉन्ग टर्म, फिर अदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डन, ठीक है। सो कैसे कैसे अमाउंट्स को डिस्क्लोज करना है एक बार पढ़ेंगे इसको। लॉन्ग टर्म शैल बी क्लासिफाइड एज इनटू बॉन्ड्स, ये सब अपने नोट्स टू अकाउंट्स में शेड्यूल 3 में कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने ये। बॉन्ड्स, टर्म लोन्स, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स विथ रिलेटेड पार्टीज, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस, other loans and advances. Borrowing shall be further classified as secured or unsecured. Whether loans have been guaranteed by directors or others, the amount should be disclosed. Bonds, debentures, along with the rate of interest, redemption or conversion shall be stated. Starting from the farthest redemption conversion date. या आप एक पढ़ो एक बार कि आप लोग सिर्फ क्या डिस्क्लोज करना है, एक बार ठंडे दिमाग से आराम से पढ़िए इसको, सिर्फ अंडरलाइन मत करना उसको, समझो। कुछ नहीं समझ में आया पूछो इसको। शॉर्ट टर्म में भी वैसा ही लिखा हुआ है, बस वो क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग अलग है। सेम डेट कौन सा, फारदेस्ट डेट, नियरेस्ट डेट।
थर्ड पॉइंट किधर बेटे है ऐसा? हाँ, कि अगर कंपनी नहीं भरेगा तो मैं भरूंगा। विजय माल्या के साथ क्या हुआ? विजय माल्या ने लोन नहीं लिया था, किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन लिया था। बट आप समझिए बात को, कंपनी एंड द डायरेक्टर्स आर अगेन सेपरेट, राइट? बराबर के नहीं? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। बट अब क्या हुआ? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, एंड दूसरा डायरेक्टर बाय विजय माल्या। वो बोलता है अगर मेरी कंपनी ने नहीं दिया तो मेरे पर्सनल एसेट से मैं क्या करूंगा? लोन दूंगा। तो इसीलिए तो उसको भागना पड़ा, क्योंकि अब कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है तो उससे। तो ऐसा माल्या ने लोन नहीं लिया था, किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन लिया था ऐसा। तो इसीलिए कौन से लोन्स डायरेक्टर्स द्वारा सिक्योर्ड है, दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड ऐसा। तो अपन को एज एन ऑडिटर ये चेक करना है कि ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिस्क्लोजर्स बराबर से हुए या नहीं हुए, वो चेक करना है अपने को। क्लियर एकदम? यस। और कुछ पॉइंट? बेटा वो ऑडिटर है, चेक करेगा, लोन अग्रीमेंट पढ़ेगा। लोन अग्रीमेंट में अभी हमने क्या पढ़ा फिर बच्चे? लोन अग्रीमेंट है, लोन अग्रीमेंट में किस कंडीशन के लिए लोन दिया है वो लिखा हुआ होगा, तो वही तो अपन चेक करेंगे। और अगर उसमें अपने को कहीं डाउट या डिफिकल्टी आई तो हम लोग और एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, और अगर कुछ गलत लगा तो रिपोर्ट करेंगे। वी आर ऑडिटर। ऐसे पता कैसे चलेगा? मतलब ऐसे वो आंखें बंद करके ऐसा सन्यासी लेके उसको सपना आएगा, ऐसा नहीं होता बाबू। तो फिर अपन ने ऑडिट पढ़ा मतलब फिर क्या करा भाई इतने 2 महीने? ऐसे नहीं पूछ सकता बेटा, तो कि ऑडिटर को कैसे पता चलेगा? क्या बता सकती है? तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, यू आर इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, है ना? ऐसे 2 महीने अपन ने इतनी इसके लिए मेहनत करी, आप ऐसे नहीं पूछ सकते बेटे। चलो शैल वी प्रोसीड? यस। अभी इसके बारे में बात करते हैं, एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा सब। वेयर द कंपनी हैज टेकन द लोन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ व्हाट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, ये कारों में हमने पढ़ा है, ठीक है ना? ध्यान में रखना। सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट मतलब क्या? इट कैन बी योर डेटर्स, इट कैन बी योर स्टॉक्स। इसके बेसिस पे अगर आपने करंट एसेट, मतलब जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ इन्वेंट्री है, करंट एसेट कैन बी योर स्टॉक्स और योर डेटर्स ऑल्सो। तो हमने क्या करना है? क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स शुड बी इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो आपने बैंक्स के साथ फाइल करे ना, ये याद आ रहा है क्या आपको? हमने इन्वेंट्री में पॉइंट पढ़ा था कि ऑडिटर ने, कारों में पॉइंट कुछ याद आता है कि आपको? हाँ या ना, बोलो कुछ। कि हमने लोन अगर दिया है, सॉरी लिया है, अगेंस्ट व्हाट? द सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट्स, बराबर है? तो हमने, एंड उधर अमाउंट लिखा था इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, बराबर है? तो हमने क्या? द स्टॉक स्टेटमेंट विच हैज बीन फाइल्ड विद द बैंक शुड बी इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो बच्चों। यस सर। तो हमने क्या देखना है? जो स्टॉक स्टेटमेंट, बराबर के नहीं, शुड अग्री विथ व्हाट? द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर 1। क्लियर है एकदम? सो हमने एज एन ऑडिटर ये चेक करना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपका स्टॉक का पोजीशन दिख रहा है और जो आपने स्टॉक स्टेटमेंट दिया है वो मैच होना चाहिए। क्योंकि आपने लोन किस बेसिस पे लिया है? आपने लोन किस बेसिस पे लिया है? स्टॉक के बेसिस पे। अगर वो अग्री नहीं करता है तो जाहिर सी बात है हमने उसको रिकंसाइल करना चाहिए और उसके रीजंस को देखना चाहिए। और उसमें क्या बोल रहे हैं? इफ देयर इज अ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। बट कारों में मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वाज डिफाइंड एज व्हाट?
कारों में 2020 में 10% और मोर की बात करी थी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए मटेरियल डिस्क्रिपेंसी लिखा था, बट इन्वेंट्री के लिए उन्होंने 10% और मोर बोला था। ऐसी बात हुई थी अपनी, बट कारों में है ऐसा, इधर अपने को क्या देखना है, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। समझ में आएगा आप सबको? बोलो बच्चों। यस सर। सो पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आपको? सो इफ इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, द करंट एसेट्स। नंबर 2, विलफुल डिफॉल्टर। ये भी हमने पढ़ा था, एज द कंपनी बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है? इट इज अ पर्सन और एन इशूअर which is categorized as willful defaulter by any bank or financial institution, बराबर के नहीं, or consortium thereof in accordance with the guidelines on willful defaulter issued by RBI। कोई पर्टिकुलर बैंक ने आपको बोल दिया कि ये willful defaulter है, विजय माल्या willful defaulter, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी willful defaulter, it is categorized by bank, ठीक है ना? So where a company is declared as willful defaulter, following details should be given: the date of declaration and the details of default, कि कब तुमको घोषित कर दिया गया है कि तुम्हारी कंपनी willful defaulter है, और दूसरा कौन से डिफॉल्ट के अगेंस्ट आपको बोला जा रहा है। ठीक है? सो willful defaulter, ये भी हमने कारों में सेम पॉइंट्स पढ़े थे, क्योंकि ये कारों में पढ़ा है इसीलिए तो ये क्या बोला है, एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन है ना ये। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन कारो, बट यहां पे हम लोग को चेक करना है, क्योंकि ये चैप्टर में क्या बोल रहा है, यहां पे चेक करोगे तभी तो जाके वहां पे आप रिपोर्ट कर पाओगे। समझा गया बात को? यस सर। आगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फैक्शन विथ व्हाट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, where any charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period, the details of this what should be disclosed। So यहां पे क्या registration of charges, ये क्या बोल रहा है, pending, अगर pending charges है या satisfaction है तो वो आपने क्या करना चाहिए, उसको आपने डिस्क्लोज करना चाहिए। व्हाट इज दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस? आपके कोई भी एसेट्स आपने सिक्योरिटी के तौर पे आपने ऑफर करे हैं, बराबर, इट शुड बी ऑल्सो रजिस्टर्ड विथ व्हाट, आरओसी। आरओसी को बताना चाहिए आपने, तो वो अगर पेंडिंग है तो उसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड्स एंड शेयर प्रीमियम। बिना पढ़े हम लोग ये बोल सकते हैं कि शेयर प्रीमियम 5 चीजों के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, उसी के लिए यूज होना चाहिए। बोरोड फंड जिस पर्पस के लिए आपने लिए हैं उसी पर्पस के लिए यूज होने चाहिए। अगर गलत पर्पस के लिए यूज कर दिए तो उसको डिस्क्लोज करना है, जैसे शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर दिया, एक्स पर्पस के लिए लिए बट वाई पर्पस के लिए यूज कर दिया, तो वो सारी बातें आपने डिस्क्लोज करनी चाहिए। चलिए क्या बोल रहे हैं यहां पे अपन, where a company has advanced, बोलो, लोन और इन्वेस्टेड फंड्स और शेयर प्रीमियम इंक्लूडिंग फॉरेन, तो ये सेम पॉइंट हमने कारों में पढ़ा हुआ, ये सेम टू सेम। आपके पास कारों के नोट्स है क्या आपके पास? अगर होंगे तो आप एक बार देख लेना उसमें कि ये वापस, ये वाला तो वो पॉइंट है, वो कौन सा, वापस वही सेम फंडिंग पार्टी वगैरह वाला, ये कारों में पढ़ा है ना अपन ने। अरे ये अपन ने उस दिन प्रीवियस सेशन में भी दिखाया था आपको, इंटरमीडिएरी फंडिंग पार्टी, वही लिखा हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड इन्वेस्ट बाय ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, प्रोवाइड एनी गारंटी और सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। सही है ना? सो बस हमें क्या करना है यहां पे, द कंपनी शैल डिस्क्लोज व्हाट, क्या डिस्क्लोज करना है, द डेट एंड अमाउंट ऑफ द फंड एडवांस्ड, द डेट ऑफ एंड अमाउंट ऑफ द फंड फर्दर एडवांस्ड, टाइम पास, डेट एंड अमाउंट ऑफ द गारंटी एंड डिक्लेरेशन ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस अंडर फेमा एंड फेरा। फिर उसके बाद बी वाला पॉइंट में क्या कहता है, वेयर द कंपनी, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, ए में क्या बोला, वेयर द कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन,
इधर क्या बोल रहा है, वेयर द कंपनी हैज रिसीव्ड एनी फंड, इफ यू आर द इंटरमीडियरी, क्या आप फंडिंग पार्टी हो या आप इंटरमीडियरी हो, दोनों केस में आपको वो रिपोर्ट करना है। एक बार वो शांति से रीड कीजिए। रिपोर्टिंग वाला पॉइंट सेम है, डेट एंड अमाउंट, फंड रिसीव्ड, फर्दर एडवांस्ड और इन्वेस्टेड रिसीव्ड, गारंटी रिसीव्ड एंड डिक्लेरेशन अंडर फेमा एंड फेरा, पॉइंट सेम है, पढ़ लीजिए उसको। डन। अभी देखो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में कैसे क्वेश्चन आया, अभी आप बताएंगे इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। अ कंपनी हैज अवेल्ड कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 2 crores, आगे भी लिखा है सीसी है, तो सीसी दिमाग में टिंग होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात करता है, ये द लोन विच इज टेकन अगेंस्ट व्हाट, द करंट एसेट्स। ऐसा एग्जाम में ऐसा थाली परोस के नहीं देंगे आपको कि बेटा ये करंट एसेट का है तो फिर तू वैसा लिख। सीसीओडी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इट इज अगेंस्ट व्हाट, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज है तो वो करंट एसेट्स के अगेंस्ट है। फिर दूसरा बोला वो आउटस्टैंडिंग है एज एट द ईयर एंड, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को कैसे अपन ने चेक करना है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको ट्रेड पेएबल उससे अग्री करना है, कंफर्मेशन लेना है, फिर उसके बाद आपको स्टॉक स्टेटमेंट देना है, फिर उसके बाद रिकंसाइल करना है अगर डिफरेंसेस है तो, ये सब बातें आ गई। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर, ये शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपने उसको डिस्क्लोज करना है। अब क्या बोला है कि इट इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ व्हाट, द स्टॉक्स एंड डेटर्स, तो वो सिक्योरिटी प्रॉपरली डिस्क्लोज हुई या नहीं, डिस्क्लोजर में आएगा ना, फिर वो वाला लिखना। बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिस्कस द अबाउ कैश क्रेडिट फैसिलिटी वुड बी क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, तो ये किधर के लिए क्वेश्चन है, क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज के लिए है ना ये, तो आपने इसको कैसे क्लासिफाई करना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और उसके बाद आपने उसको कैसे डिस्क्लोज करना है वो आपने लिखना है। सो यहां पे आपने जो ये पढ़ा इसमें कहीं आपको सीसीओडी ऐसा लिखा क्या, आपको ये पढ़ा ना आपने, तो इसमें कहीं कुछ मिला क्या आपको, इट इज गारंटीड बाय डायरेक्टर्स, तो वो एक डिस्क्लोजर का पॉइंट आ जाता है, बराबर है। फिर उसके बाद इट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो ये दिखाना पड़ेगा कि इट इज अ सीसी फ्रॉम व्हाट, बैंक्स, तो फ्रॉम बैंक्स डिस्क्लोजर होना चाहिए। इसका लोन गारंटी है, बराबर है। फिर डिफॉल्ट तो नहीं है कहीं ऐसा बोला उसने, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है वो भी डिस्क्लोज करना चाहिए, और ये एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, ये वाला पॉइंट स्टॉक स्टेटमेंट अग्री करना चाहिए, ऐसा समझ में आया आपको। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन डिस्क्लोजर के लिए आ सकते हैं। अभी क्या होता है, आप इतना पूरा पढ़ के जाते कि लोन अग्रीमेंट ये चेक करने का, ऐसा करने का, आगे किधर क्वेश्चन, भाई ये सीसीओडी को बता दे कैसे करने का, सो ये पता होना चाहिए अपने को, क्लियर है एकदम, यस। इसी के साथ क्या खत्म किया हमने बच्चों, हाँ, वी कंप्लीटेड विथ व्हाट, बोरोइंग्स। नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल्स। बोरोइंग समझ में आया, एक बार नजर घुमा लो ना बोरोइंग्स पे, स्टार्टिंग से, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स पे चलते। ये इजी है, मतलब वैसे सभी इजी है। एक बार धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको इस चैप्टर का थीम समझ में आ गया ना, आगे और फास्ट होएगा।
पढ़ना है आपको क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं, बोरोइंग्स एक बार वो 4-5 पन्ने जो है ना गो थ्रू करना है उसको एक बार क्विकली। Shall we proceed? चलो अभी बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की। व्हाट इज बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स? जो आपको अपने बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में जो पैसा आना होता है ना लोगों से, वो चेक करना है। तो आप वापस से क्या बोल रहा हूं मैं, इंटेंशन, आप कौन हो? ऑडिटर हो। आप कंपनी के बैलेंस शीट में देख रहे हो कि इनको इतना पैसा आना है, वो कैसे चेक करना है वो आपको यहां पे पढ़ना है। क्लियर है? ट्रेड और जैसे आज हमने, और ये ध्यान में रखना, आज हमने जो चीजें कवर करी, देखो रोजाना एट द मोस्ट 2 से 3 आइटम, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई छोटा आइटम रहा तो 4, उतना ही एक दिन में पढ़ के हो सकता है अपना। समझे बात को? तो जितना हुआ ना, आपने क्या करना है, उसको घर पे एक बार जाके शांति से आपने उसको पढ़ना है, उसको आराम से। उसको ये चैप्टर सिर्फ देखने के लिए बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा बहुत छोटा है, ठीक है ना? सो बिल्कुल भी इससे डरना मत, ये बहुत भर भर के नंबर देगा ये, और 6 से 8 नंबर तो मिनिमम है इसके अंदर से। बच्चे के ऑडिट के पेपर में के 100 नंबर में से 10 नंबर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि ये पढ़ता नहीं है, ये सोच के भाई इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा। समझ में आया आपको? तो है कुछ भी नहीं इसमें। क्लियर है? यस। सो ट्रेड रिसीवेबल्स, दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बैलेंस शीट। जब भी हम लोग किसी का बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले ये भी देखते हैं कि इनको बाहर से कितना पैसा आना है, और जैसे लाइबिलिटीज के लिए देखते हैं कि इनको कितना देना है। ठीक है? दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज व्हाट? डेटर्स। तो इनका नॉमेनक्लेचर ध्यान में रखने का कि इसको डेटर्स बोला है या इसको ट्रेड रिसीवेबल्स बोला है। टिपिकली एन इनवॉइस इज रेज्ड, अभी ये जैसे बेसिक है तो मैं इसको हाईलाइट या अंडरलाइन नहीं कर रहा हूं, ये आपको पता है। ये an invoice is raised and issued to the customer with the invoice amount being recorded as a debtor balance. Until the invoice is paid, the invoice amount is recorded in the organization's balance sheet as accounts receivable. पता है ना, जब तक पैसा नहीं आएगा तो मैं ये सिर्फ अगर प्लेन रीडिंग करूं तो चलेगा ना, इसके ऊपर कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं ना? नहीं, क्योंकि क्या है, ये ऐसी चीजें होती है, पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है करके, फिर उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि इसको ऑडिट कैसे करने का। ऐसा वो मानते हैं कि आप लोगों को पता नहीं है कि क्या है। बराबर है? मेरा काम है कि आपके साथ एक बार उसको रीड करना, ताकि आप पढ़ो, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं। मैं साथ में नहीं पढ़ू तो आप तो पढ़ोगे नहीं, ऐसा है। Until the invoice paid, the invoice amount is recorded as the balance sheet as accounts receivable. If these balances are not recoverable, तो क्या कर देंगे? It needs to be written off as what? Bad and charged to the profit and loss account. बराबर है? It is important to carry out what? Test of controls. You understand now what is test of controls? It is to check the operating effectiveness of the internal controls over the sales as a part of debtors audit procedures. Following points need to be considered in respect of trade receivable. तो जब आप ट्रेड रिसीवेबल्स का ऑडिट कर रहे हो तो आपने कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वो कौन सी है? ओनली बोनाफाइड, जेन्युइन सेल्स लीड टू ट्रेड रिसीवेबल। फिक्टिशियस सेल्स नहीं दिखाने चाहिए, ये फ्रॉड हो सकता है ना, कि ये सेल है ही नहीं फिर भी आप दिखा रहे हो। सो बोनाफाइड सेल्स होने चाहिए। और सच सेल्स आर मेड टू अप्रूव्ड कस्टमर्स। अप्रूव्ड मतलब कौन? रजिस्टर्ड कस्टमर्स।
बड़े बड़े बिजनेसेस में जो वेंडर्स होते हैं ना, जिसको हम लोग माल बेचते हैं, ये रजिस्टर्ड होते हैं, ये अप्रूव्ड होते हैं, ये बराबर है कि नहीं? तो उन्हीं को आपने सेल करना चाहिए। छोटे बिजनेस में तो वो ठीक है, मतलब ये अपन थोड़ा बड़ा स्कोप देख रहे हैं, क्योंकि छोटे बिजनेस में उधारी इतनी होती नहीं है। क्रेडिट सेल्स किसको होता है? क्रेडिट किसी को भी थोड़ी दूंगा मैं, क्रेडिट किसी को भी थोड़ी दूंगा। क्रेडिट किसको दूंगा? जो रजिस्टर्ड होगा वही ना, जो हमारे साथ जो रजिस्टर्ड है उसी को क्रेडिट दूंगा मैं। छोटे बिजनेस में आप अगर बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ये किराने की दुकान है सर, ये सब्जी वाले सर, अरे ये क्रेडिट में नहीं देंगे भाई, अगर ये क्रेडिट में देंगे तो खत्म हो गए ये लोग। ये हैंड टू माउथ जिंदगी जीते, ये हैंड टू माउथ समझते हो, रोज कमाओ रोज खाओ, ऐसा है। तो इधर क्रेडिट वाला मामला नहीं होता है। कोई भी बिजनेस में क्रेडिट अगर दिया जाता है तो वो रजिस्टर्ड वेंडर्स होता है। जाने अनजाने लोगों को आप उधारी पे माल दोगे क्या? नहीं देंगे ना, समझा बात को? ऐसा दे आर व्हाट, तो पहले जेन्युइन होना चाहिए, फिर वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, देन इट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड। वंस रिकॉर्डेड दे कैन बी सेटल्ड ओनली बाय रिसीट ऑफ कैश और ऑन द ऑथोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। ऑथोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल मतलब अगर माफ कर दिया मैंने, छोड़ जान दे, नहीं आ रहे इसके पास, कैंसिल कर दो, तो ऐसा। एक तो सेटलमेंट कैसा होगा इसका? पैसा रिसीव, या तो छोड़ दे यार इसके पैसे माफ कर दे इसको, ऑथोरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। देयर शुड बी व्हाट? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अभी पूरा ऑडिट पढ़ने के बाद ये चीजें बहुत इजी लगती है, बराबर है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एट एवरी पॉइंट। सेल कौन कर रहा है, रिकॉर्ड कौन कर रहा है, इन्वेंट्री कौन इशू कर रहा है, बराबर, कैश कौन कलेक्ट कर रहा है, देयर शुड बी सेग्रीगेशन। Sending reminders, collecting payment. They are collected on time. Not collected, then sending reminders and taking what? Legal action. Balances are regularly reviewed. नहीं तो क्या हो सकता है? चोरी हो सकती है, इसकी टोपी उसके सर हो सकता है। इधर से पैसा आ रहा है, वो दूसरे डेटर के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, फिर दूसरे डेटर से आया, तीसरे के नाम पे एडजस्ट कर देने का, ऐसा हो सकता है। Then a follow up should exist. And adequate provision for bad debt should be made by preparing what? Aging of the schedule. Aging schedule मतलब क्या होता है? Current, non-current. After performing test of controls, we will be performing what? Further audit procedure, और ये procedures आपको नीचे यहां पे दिए गए हैं। तो कंट्रोल्स में देखो, जैसे आपको अभी इधर क्वेश्चन क्या आएगा? XYZ particular company has what? Debtors which are reflected in the balance sheet. Being an important essential element of the balance sheet and being huge amount, the auditor needs to check what the controls over what? Debtors or credit sales. Which points as an auditor will you evaluate? Which points as an auditor will you evaluate to test the operating effectiveness over controls? अब आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है ये पता है आपको, बराबर। आप एग्जाम में क्या लिखते हैं? वो बच्चे जो ये चैप्टर नहीं पढ़ते वो क्या लिखते हैं? फर्स्ट वी विल चेक द डिजाइन ऑफ द कंट्रोल्स, whether it is capable of preventing, detecting and correcting a material misstatement. Then whether those controls are operating effectively. Operating effectively means whether it has been implemented. ठीक है ना? If the controls are not operating effectively as per SA 265, we will communicate the deficiencies in internal control to the management. Internal control का सब ज्ञान लिख के आता है जितना आता है उसको, फिर यहां पे नहीं रुकेगा, कंट्रोल रिस्क के बारे में भी लिख के आ जाएगा। इफ द कंट्रोल्स आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देन इट रिजल्ट्स इनटू कंट्रोल रिस्क। इन सच अ सिचुएशन ऑडिटर शुड इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग। समझ रहे हैं बात को? तेरे को क्या पूछा है? कंट्रोल्स के बारे में नहीं लिखना तेरे को, समझा? तेरे को बोला है कंट्रोल्स ओवर व्हाट? डेटर्स। तो स्पेसिफिक बात कर कि डेटर्स के लिए तूने क्या कंट्रोल होने चाहिए, वो चेक करना है तूने। फिर बच्चा मस्त डेफिनेशन लिखेगा, वी विल चेक द कंट्रोल्स रिलेटेड टू ऑडिट, फिर व्हाट आर द कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट, वो सब लिख के आएगा। नॉट नीडेड भाई,
वो थियोरेटिकल पार्ट हो गया एग्जाम का, जब कंट्रोल्स की बात हो रही है। जब एग्जाम में स्पेसिफिकली तेरे को बोला ना कि ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर के कंट्रोल्स के बारे में बात कर, तो ये जो इतने सारे पॉइंट्स है ना दोस्त, ये तुमको लिखने हैं। तो फिर क्या क्या देखोगे एज एन ऑडिटर? तू डेटर्स चेक करने गया ना, तो मैं देखूंगा कि जो भी डेटर्स होने चाहिए वो जेन्युइन ही एंट्री होनी चाहिए। जेन्युइन के लिए वो पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर होने के बाद उसको सही से रिकॉर्ड होना चाहिए, सही अमाउंट पे, उसमें कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑल आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, बराबर है। फिर वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होने के बाद अब वो क्रेडिट दिख रहा है तो इसको सेटल कब होना चाहिए? कंट्रोल है, एक तो पैसा आएगा तब, या तो ऑथराइज पर्सन वो रिस्पॉन्सिबल बोलेगा कि अब इसको सेटल करो। स्टेप बाय स्टेप चलने दो। तो पहला पॉइंट क्या बोला? बोनाफाइड होना चाहिए। वर्ड बोनाफाइड यूज करने का, थोड़ा वैल्यू बढ़ाने का पेपर का। जेन्युइन जेन्युइन क्या लिख रहे हैं? बोनाफाइड, वजन आता है वो पेपर पे। सो बोनाफाइड होना चाहिए। बोनाफाइड के बाद इट शुड बी अप्रूव्ड, बरा रजिस्टर्ड, फिर उसके बाद प्रॉपरली रिकॉर्डेड। सेटल रिकॉर्ड होने के बाद सेटल कब होना चाहिए? बराबर है। फिर उसके बाद सेटल नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? सेटल नहीं हुआ तो वही बात करी ना, नहीं तो सेटल होना है। फिर सेटल करने के लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बार बार उसको रिमाइंडर देना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? बैलेंसेस को रिव्यू करना चाहिए, बराबर है। फिर उसके बाद क्या कहता है? फॉलो अप करना चाहिए, और अगर नहीं मिला है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो ये सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप ये कंट्रोल्स है, ये जो आपको चेक करना है। समझ में आया आप सबको? तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो हिसाब से बराबर से लिखना। क्लियर है? अभी फिर हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पे आते हैं। सबसे पहले बात होगी एग्जिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले क्या कहता है? चेक वेदर कंट्रोल्स आर इन प्लेस टू एंश्योर दैट invoices cannot be recorded more than once and receivable balances are recorded in the general ledger from the original invoice। मतलब यहां पे क्या देख रहे हैं अपन? जो भी उसको रिकॉर्ड करना है वो कैसे होना चाहिए रिकॉर्ड? वंस, बेस्ड ऑन ओरिजिनल इनवॉइस। नहीं तो एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम ना। एक ही आपका रिसीवेबल 2 बार रिकॉर्ड कर दिया तो प्रॉब्लम ना। गलती हो सकती है ना इंसान से, डुप्लीकेट एंट्रीज पास हो सकती है ना, बराबर। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी बार कॉपीज जो है ना, 2-3 कॉपीज जनरेट होती है। कस्टमर कॉपी, आर कॉपी, ट्रांसपोर्टर्स कॉपी, सेल्स इनवॉइस के 2-3-4 कॉपी जनरेट होती है। ट्रांसपोर्टर कॉपी, बराबर है, कस्टमर कॉपी, अकाउंटेंट्स कॉपी। अरे भैया ये उस कॉपी के चक्कर में क्या हो जाता है, वो डबल आप रिकॉर्ड कर लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर। तो इसीलिए एक ही बार रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना चाहिए? सेकंड पॉइंट, उसका एजिंग रिपोर्ट लेना चाहिए। एजिंग रिपोर्ट क्या होता है? करंट, नॉन करंट। सो आस्क फॉर द पीरियड एंड अकाउंट्स रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट। ड्यू कितना है विद इन अ ईयर, मोर देन अ ईयर, बराबर है कि नहीं? फिर उसके बाद चेक वेदर रियलाइजेशन इज रिकॉर्डेड इनवॉइस वाइज और नॉट, बराबर के नहीं? सेकेंड पॉइंट क्या कहता है वो? उसका रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब डेटर से पैसा आना, बट वो कैसा आना चाहिए? वो इनवॉइस वाइज है या नहीं है? बोलो, नहीं समझा? अरे कैसा होता है ना, अब मैंने तुमको फर्स्ट बिल दिया, फर्स्ट बिल 1000 रुपए का माल बेचा। सेकेंड बिल मैंने आपको 2500 का माल बेचा, फिर आपने पेमेंट किया, अब आपने 1500 रुपए दिया आपने। अरे ये 1500 रुपए किसके अगेंस्ट दिया भाई? सेकेंड इनवॉइस, फर्स्ट इनवॉइस, या पहले फर्स्ट को सेटल करूं फिर सेकेंड को सेटल करूं? ये पेमेंट्स तू कर कैसे रहा है? तो कौन से बिल का अगेंस्ट पेमेंट दे रहे? तूने तो लमसम 1500 दे दिया ना, सर ये मेरे 1500 रुपए रखो अभी। अरे तूने कौन सा इनवॉइस नॉक ऑफ किया? ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि वो बाद में एजिंग के लिए काम में आएगा आपको। वो बोलेगा बट सर मैंने 1500 रुपए तो 2500 के अगेंस्ट दिए थे, वो 1000 रुपए में आप उसके अगेंस्ट क्यों एडजस्ट कर रहे हो? मेरे को उसमें डाउट है, मेरे को उसमें प्रॉब्लम है, आपने गलत बिल लगाया। हो सकता है ना, ये बिल में डिस्प्यूट हो सकता है,
बट उसने 1500 दिए, अब आपको क्लैरिटी नहीं कौन सा बिल एडजस्ट करूं, तो आपने एज एन ऑडिटर क्या चेक करना चाहिए, उसका रियलाइजेशन इनवॉइस वाइज है या नहीं है. इफ नॉट, चेक दैट मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स इज एडजस्टेड, व्हाट लॉजिकली क्या बोलता है, ऑन फीफो बेसिस, दैट इज प्रीवियस बिल इज एडजस्टेड फर्स्ट. इफ द रियलाइजेशन इज मेड ऑन अकाउंट, verify whether company has obtained what confirmations of the same, and if any large balances is due, the auditor should ask for the reasons and justification for the same. तो अगर इधर क्या बोल रही है, अगर नहीं है तो हमने इसको कैसे एडजस्ट करना, इजी लग रहा है क्या, ये फीफो बेसिस पे एडजस्ट करना चाहिए. ठीक है, हमने इनसे कंफर्मेशंस लेने चाहिए, ठीक है ना. और लार्ज बैलेंस अगर ड्यू है, बहुत ज्यादा पैसा ड्यू है, तो वी आर सपोज टू इंक्वायर एंड आस्क फॉर द रीजंस. क्लियर है एकदम. आगे बढ़ सकते हैं. ओके, अभी आपका फेवरेट पार्ट कौन सा, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, एसए नंबर 505. डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, क्या हमने उसको बोरोइंग्स में भी पढ़ा था क्या डीसीपी को, अभी वापस से आया डायरेक्ट कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. चलिए, सो क्या लिखा है, अ सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी is to what, contact customers directly, और उनसे ही पूछ लो भाई कितना बाकी है, बराबर, कि to confirm the receivable amount. This should be done for all significant account balances, while random customers having smaller outstanding amounts should also be selected. बराबर क्या नहीं. सो इधर समरी में क्या लिखेंगे अपन, कॉन्टैक्ट कस्टमर्स डायरेक्टली. ठीक है, इसके बाद दो हिस्से, अगर ये सिग्निफिकेंट अकाउंट्स है तो सिग्निफिकेंट अमाउंट्स है तो ऑल, बराबर के नहीं. अगर स्मॉलर अमाउंट है तो इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, रैंडम सैंपलिंग. तो आप क्या करें, रैंडमली उसे सिलेक्ट कर लीजिए, रैंडम कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है एकदम. आगे बढ़े यहां से, बोलो भाई. फर्स्ट, सेकंड क्या लेना है आपने, कंसेंट. द ऑडिटर एम्प्लॉइज द डीसीपी ऑफ द कंसेंट ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट. याद है क्या आपको, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन चाहिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने के लिए, ऐसा बोला था क्या कभी, आप कुछ भूलो मत. अभी ये सब चीजें आपका ऑटोमेटिक रिवीजन होगा सारे चैप्टर्स का. तो अगर हमें मैनेजमेंट का परमिशन मिलता है तो ही हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा. सही है. कंसेंट ऑफ द एंटिटी, देयर मे बी situations where the management of the entity request auditor not to seek confirmation. बराबर के नहीं. तो याद है वो परमिशन नहीं देगा तो हमने उनसे जस्टिफिकेशन मांगना है, फिर वो रीजनेबल है नहीं है उसके हिसाब से हमने क्या करना है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है. और अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी अगर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे. याद है आपको ऐसा. सो कंसेंट, दो बातें होगी यहां पे कंसेंट को लेके. क्या बोलते हैं कंसेंट, एक तो आपको मिलेगा या तो कंसेंट नहीं मिलेगा. इन सच केसेस द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर दे आर वैलिड ग्राउंड्स. मतलब ये अपन ने क्या बोला, इट शुड बी व्हाट, रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए. सेम ऐसे 505 का है, बराबर है. एंड in appropriate cases the auditor may also need to reconsider what, the nature, timing and extent of what the audit procedures
इंक्लूडिंग द रिलायंस ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, कि मैनेजमेंट अगर मना कर रहा है सो उसने क्या करना चाहिए, चेंज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट, ऑडिट प्रोसीजर। और फिर अब मैनेजमेंट अगर मना कर रहा है तो मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे हम कितना भरोसा रख सकते हैं, कितना नहीं, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। बोलो भाई, मैनेजमेंट पे भरोसा रखे या ना करे, क्योंकि वो मना क्यों कर रहा है फिर वो, बराबर है। द ट्रेड रिसीवेबल्स में बी रिक्वेस्टेड टू कंफर्म द बैलेंसेस। अब अगर अपन कंफर्म कर रहे हैं इनके बैलेंसेस को तो क्या क्या कंफर्म कर सकते हैं, सो एज एट बैलेंस शीट डेट कि 31 ऑफ मार्च को कितना बाकी है वो बता दे भाई, बोलो, या तो एनी अदर डेट, अपनी मर्जी ना, एनी अदर डेट, तो तुम कोई भी बैलेंस कंफर्म करा सकते हो क्लोज टू द बैलेंस शीट डेट। इट शैल बी डिसाइडेड बाय द ऑडिटर इन कंसल्टेशन विद द कंपनी, बराबर कि नहीं, कि कौन से बैलेंस कैसे क्या, थोड़ा परमिशन लेना पड़ता है ना, बट अगेन हियर यू रिमेंबर केयर शुड बी टेकन नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। वी कैन डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट, बट ध्यान में क्या रखना है, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। आगे बढ़े, द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन, बराबर के नहीं, मे बी, वापस वही लिखा है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज पर द कंपनी wherein the trade receivable is requested to respond whether or not he is in agreement। तो फॉर्मेट क्या हो गया यहां पे, इसको क्या बोलेंगे, whether or not he is supposed to respond। इसको कौन सा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आप लोग भूल गए सारी बातें। फॉर्म ऑफ रिक्वेस्टिंग मतलब बैलेंस आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट वेदर और नॉट इज इन अग्रीमेंट, तो इट कैन बी व्हाट, पॉजिटिव हो सकता है रिक्वेस्ट, याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ, या सेकंड क्या बोलता है वो, ये ए वाला हो गया, और बी में क्या बोलता है, द फॉर्म विदाउट एनी बैलेंस मेंशन वेयर इन द ट्रेड रिसीवेबल इज रिक्वेस्टेड टू रिस्पॉन्ड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, द यूज ऑफ द फॉर्म इज विदाउट एनी बैलेंस इज प्रेफरेबल। तो इसमें पॉजिटिव रिक्वेस्ट में आपको क्या होता है, आप अमाउंट डाल देते हो, बट इसमें हमने पढ़ा था, आपको याद है कि इसका एक रिस्क है कि वो जो है विदाउट चेकिंग वो क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा कुछ भी, तो इसलिए हमने बैलेंस वाला जो है इसको ब्लैंक रखना है, ऐसे इतना अमाउंट ब्लैंक रखना है, फिर वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो याद है क्या ऐसा। सो विदाउट फिलिंग द अमाउंट। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। उसके बाद द मेथड ऑफ सिलेक्शन, कि कौन से डेटर्स को आपने सिलेक्ट किया है, स्मॉल लार्ज, राइट, should not be revealed to the company until the trial balance of trade receivable ledger is handed over to the auditor। जब तक आपको टीबी नहीं आता है, टीबी ट्रायल बैलेंस, तब तक आप उन्हें यह मत बताओ कि हम कौन से डेटर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि फिर वो ट्रायल बैलेंस में चेंज कर देंगे ना वो, तो वहां पे एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपने रखना चाहिए। सो सिलेक्शन विच डेटर्स, आप लिखते रहोगे तो आप एक्टिव रहोगे, ठीक है ना। विच डेटर्स टू बी सिलेक्टेड, रिवील्ड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग टीबी। व्हाट इज टीबी, ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। Until the trade receivables ledger is handed over to the auditor. A list of trade receivables selected for confirmation then should be given to the entity for preparing the request letters confirmation, which should be properly addressed. The auditor should maintain strict control to ensure the correctness and proper dispatch of the letters. It should be ensured that the confirmation as well as any undelivered letters are returned to the auditor and not to the client। इसलिए हमने क्या बोला था, what is external confirmation? It is a direct return response to the auditor, बराबर के नहीं। सो हम ये डिस्कस कर सकते हैं, ये एग्जाम में क्या होता है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये केस स्टडी बन के, ये केस स्टडी बन के आता है,
और वो बोलते हैं कि भाई ऑडिटर ने तो कौन से डेटर्स के साथ कंफर्मेशन ऑब्टेन करना है ये उसने क्या कर लिया, उसने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लिया। तो बताओ ऐसा वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोलने का बच्चा। वो कब कर सकता है? ओनली आफ्टर ही हैज ऑब्टेन्ड व्हाट, द ट्रायल बैलेंस। क्योंकि अब टीबी मिल गया है, मैनेजमेंट को बोलो भाई ये फाइनल है क्या, यही तुम्हारे हिसाब से सही है ना सब? तो बोलेगा हाँ सर यही सब बराबर है। तो फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई देखो परमिशन दे दो। फिर हम बोलेंगे उनसे कि चलो अब इनको भेज रहे, इनको नहीं भेज रहे हैं। फिर वो बोलेगा अरे सर इसको मत भेजो, इसके साथ डिस्प्यूट चालू है, इसके साथ प्रॉब्लम है। बट ये सब पता कैसे चलेगा, कब पता चलेगा? ये जब उनके साथ बात करेंगे तब। तो बात कब करने का? ट्रायल बैलेंस मिलने का। पहले अपन सिक्योर हो जाओ, फिर वो बाद में अगर छेड़छाड़ करेगा उसके साथ तो फिर अपने को डाउट आएगा कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। समझ में आएगा आपको? ऐसा ऐसा काम करना है अपन को। सी दिस इज व्हाट इज द ऑन साइट जॉब यू आर डूइंग। ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन पता है, बट हाउ टू एग्जीक्यूट इट इज टॉट इन दिस चैप्टर। समझा बात को? ओके फिर इफ देर आर एनी डिस्क्रिपेंसी revealed by the confirmation, so then we have to do the additional test to be carried out. बराबर? That may have the bearing on the accounts, so not included in the sample. The company should ask to be investigate and reconcile what the discrepancies if any. So company को क्या बोलेंगे? देख भाई ये तुम्हारा जो डेटर है उसने ये बैलेंस कंफर्म किया, तुम बोल रहे हो X है, वो बोल रहा है Y है, ये डिफरेंस क्यों है? तुम इन्वेस्टिगेट करो, हम नहीं करेंगे। समझा बात को? हमें कुछ और टेस्ट करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई आपको? बोलो आया ना? ये अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर ही पढ़ रहे। ट्रेड रिसीवेबल में है, बट ट्रेड रिसीवेबल में किधर है? हाँ, तो फिर अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता कि एज अ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, बराबर, how it will be carried out in respect of debtors. तो ये पूरा पॉइंट लिख के आने का है। कहां से स्टार्ट हुआ? ये इधर से कि कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे सिलेक्ट करने का, मना किया तो क्या, कौन से डेट पे लेने का, क्या फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट हो सकता है, फिर कौन से डेटर्स को सिलेक्ट करने का, वो कब सिलेक्ट करने का, क्या उनसे डिस्कस कर सकते हैं क्या, फिर डिस्क्रिपेंसी मिली तो क्या। ऐसा ही डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आपको हमने बोरोइंग्स के लिए भी पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, बराबर है कि नहीं? आएगा क्वेश्चन डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर फॉर बोरोइंग्स। बच्चा क्या करेगा? बोरोइंग्स के कैसे करना वो तो मालूम नहीं, अगर ये चैप्टर पढ़ा नहीं तो। ट्रेड रिसीवेबल मालूम नहीं, फिर अपना लिख के आएगा एज पर SA 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज द डायरेक्ट, पूरा SA 505 लिख के आएगा वो कि उसका फर्स्ट कैसे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द पार्टी, मैनेजमेंट ऑथर, ड्राफ्ट द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। उसमें भाई तू SA 505 लिख रहा है, तेरे को नंबर नहीं मिलेगा। तेरे को स्पेसिफिकली एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर डेटर्स को चेक करने के लिए क्या लिखना है वो तेरे को बताना है वहां पे। यू देयर विथ मी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कि क्या होता है फिर बच्चों को सब कुछ आते हुए भी हम लोग को नंबर नहीं मिलता है। दैट इज वाई रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज वी आर डूइंग इट टुगेदर। सही है? या अभी तक अपन किधर है बेटा? डायरेक्ट कंफर्मेशन। अभी अगर आपको नो रिप्लाई, आपको रिप्लाई नहीं आया किससे? डेटर से, देन ही विल परफॉर्म व्हाट? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। हार थोड़ी मानेंगे अपन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना अपन। फिर अभी क्या अल्टरनेट प्रोसीजर्स में क्या करोगे यह बात है यहां पे। अब हम लोग जो मेन चैप्टर्स में हमेशा क्या पढ़ते थे? इफ द ऑडिटर इज नॉट एबल टू परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर और व्हेन नो रिप्लाई इज रिसीव्ड वी विल परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर, और वहां पे बात खत्म होती थी। मैंने आपको तो उस समय पे एग्जांपल्स बोले कि अल्टरनेटिवली क्या क्या कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या कर सकते हैं नाउ यू सी देयर इज अ लिस्ट ओवर हियर। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, इफ रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स व्हाट अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर, एक्सप्लेन।
समझा क्या बात को? सो क्या क्या कर सकता है? ही विल डू व्हाट? नंबर 1, दो बातें करनी है उसको. अग्री द बैलेंस टू द कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली. कैश रिसीव्ड जो बाद में ना, लेटर. सब्सिक्वेंटली मतलब क्या? लेटर. उससे आपने मैच कर लो. मतलब क्या है, तुम दिखा रहे हो 31 मार्च को 1 लाख है, 1 अप्रैल से आगे आपको पैसा आया होगा ना. अब आपको आया 1,20,000. साल 1,20,000 आया कहां से? अगर 1,20,000 आया मतलब क्या होना चाहिए? 31 मार्च को 1,20,000 होने चाहिए ना. दैट इज द अल्टरनेटिव प्रोसीजर. बाद में, क्योंकि तेरे को ये 1,20,000 क्यों देगा? या 80,000 दिया उसने, तो 1 लाख क्यों दिखाया? 80,000 ही दिया तो. सो जो बाद में पैसा आया उससे आप 31 मार्च का पोजीशन आप क्या कर सकते हो? उसका आइडिया लगा सकते हो आप. समझा क्या बात को? सो दिस इज द अल्टरनेटिव प्रोसीजर. हाँ, तो वो तो रीजंस हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे ना, पूछेंगे ना रीजंस को. कौन? अरे मैनेजमेंट से पूछेंगे ना अपन. एडिशनल अगर एडवांस दिया होगा तो उसका बिल जनरेट किया होगा ना, बराबर. प्रिपेयर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बैलेंस ensuring it consists of what? Identifiable transactions. तेरा पॉइंट एनालिसिस बनाने का इसका, कि हर एक का अलग अलग ट्रांजैक्शन एडवांस का है या ओरिजिनल इनवॉइस का है, वो पूरा आपने क्या करना है, उसका एक एनालिसिस बनाने का कि किसके अगेंस्ट है. एंड कंफर्मिंग दैट दीज रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस एक्चुअली ऑकर्ड. एग्जामिनेशन इन डेप्थ फॉर दोस बैलेंसेस. क्लियर एकदम? सो ये यहां तक बातें समझ में आई आपको? आगे बढ़ सकते हैं यहां से. क्लियर है क्या? स्टार्टिंग से एक बार पढ़ो, हमने क्या स्टार्ट किया था. पहले कंट्रोल्स की बात करी थी, नहीं तो आप भूल गए आगे जाते जाते. पहले कंट्रोल्स की बात करी थी, फिर और कुछ कंट्रोल्स की बात करी, है ना. पढ़ लिया? बोलो बच्चों. यस, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. मार्जिन में पॉइंट्स लिखते जाना. अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटेड पार्टीज की बात कर रहे हैं. कि चेक करो रिलेटेड पार्टी, यहां पे लिखो मार्जिन में रिलेटेड पार्टी से पैसा. अब इसको कैसे चेक करने का? तो बच्चा चालू हो जाता है ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी. उसका उसका ज्ञान नहीं लिखना है रिलेटेड पार्टी का. इधर क्या बस देखना है रिलेटेड पार्टी से कलेक्टेबल है कि नहीं है, और उनसे अगर पैसा दिया है तो मतलब क्रेडिट है उनको, तो इट शुड बी व्हाट? प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शंस वर रीजनेबल एंड एट दी आर्म्स लेंथ प्राइस. वैल्यू मतलब कितने पे उनके साथ जो ट्रांजैक्शन किया वो रीजनेबल होना चाहिए, और वो आर्म्स लेंथ प्राइस. आर्म्स लेंथ मतलब पता है ना, मार्केट प्राइस. क्लियर है एकदम? सो ये रिलेटेड पार्टी के साथ. सो रिलेटेड पार्टी के लिए पॉइंट्स हम लोग क्या क्या लिखेंगे यहां पे? कलेक्टेबल होना चाहिए, बराबर है. इट शुड बी व्हाट? ऑथराइज्ड. उसका वैल्यू जो है वो वैल्यू कैसा होना चाहिए? रीजनेबल एंड एट आर्म्स लेंथ प्राइस. ये तो बच्चा वापस से चालू हो जाता है.
SA550। इधर क्या वेरीफाई करना है वो देखना है अपने को। समझा क्या बात को? नेक्स्ट पॉइंट वो क्या बोलता है? चेक दैट रिसीवेबल्स फॉर अदर देन सेल्स और सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। मतलब क्या हो सकता है? अगर हमने किसी को एडवांस दिया है, तो अपने लिए वो क्या है? एसेट है ना वो। बट हमने किसके लिए एडवांस दिया है? हमने एडवांस दिया है फॉर, मान लो कोई प्रोडक्ट को, गुड्स और सर्विसेज टू बी रिसीव्ड और रिसीवेबल अपने को आना है, तो मैं तो बैलेंस शीट में उसको क्या लिखूंगा? डेबिट साइड में लिखूंगा ना, रिसीवेबल करके। मैंने अगर आपको एडवांस दिया है तो मेरे लिए ये रिसीवेबल है ना, तो उसको डेटर में मत डालो। मैंने तुमको एडवांस दिया है, उसके बदले में तुम मुझे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, बट अभी तक वो प्रोवाइड किया हुआ नहीं है, तो क्या इसको डेटर में डालूं? क्या इसको ट्रेड रिसीवेबल बोलूं? वो आपने ध्यान रखना है। समझा गया? नेक्स्ट, ट्रेंड एनालिसिस, एनालिटिकल प्रोसीजर करते ना हम लोग, ऐसे 520 बराबर है। सो व्हाट वी डू इज अ ट्रेंड लाइन ऑफ सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। एनालिटिकल प्रोसीजर में हमने अलग अलग मेथड्स पढ़े थे ना उसके। रीजनेबलनेस टेस्ट याद आ रहा है आपको? ट्रेंड एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ऐसा स्ट्रक्चर ऐसे 520 में पढ़ा था अपन ने। तो वी हैव टू कंपेयर इट ओवर द टू ओवर द टाइम, एंड इफ देर इज एनी व्हाट अनयूजुअल ट्रेंड्स, that is perform analytical procedure. So analytical procedure encompasses what? Investigation of all those things as well. ठीक है? So this will enable the auditor to check the reasonableness of the balances. Also measure average collection period, make inquiries, that is investigation, about the reasons for changes in the trends with the management and document the same in the audit work papers. Clear है एकदम? सो ये बातें हमने किसके लिए चेक करी बच्चों? कंप्लीटनेस के लिए चेक करी कि एग्जिस्टेंस के लिए चेक करी? एग्जिस्टेंस के लिए, कि ये होना चाहिए। तो डायरेक्ट कंफर्मेशन है भाई उतना अमाउंट है या नहीं, वो हमने चेक किया। क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी बात हो रही है कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस मतलब क्या? सारे ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करने चाहिए, तो वी शुड सी वेदर इट इज कंप्लीट। रेडी? यस सर। द ऑडिटर नीड टू सेटिस्फाई अबाउट व्हाट? कट ऑफ्स। कट ऑफ मतलब कब तक डेटर इसको रिकॉर्ड करना है, बराबर कि नहीं? कौन सा सेल तक हमने उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। विदाउट कट ऑफ सेल्स कुड बी व्हाट? ईदर understated or overstated. Hence the auditor needs to perform what? The cut-off procedure, cut-off. एक अपने को कट ऑफ डेट करना पड़ता है कि कौन सी डेट तक हमने सेल्स इस फाइनेंशियल पीरियड में रिकॉर्ड करने चाहिए। क्योंकि जब बुक्स क्लोज हो गई 31 ऑफ मार्च को रात के 11:30 बजे ऑनलाइन सेल हो गया, रिकॉर्ड करूं नहीं करूं, ऐसा तो फिर कब तक करूं मैं? तो वो हमने डिसाइड करना चाहिए। वी हैव टू डिसाइड द कट ऑफ। वो क्या लिखता है? द ऑडिटर नीड्स टू सेटिस्फाई। कौन सेटिस्फाई होना चाहिए? ऑडिटर। अबाउट द कट ऑफ फॉर इनवॉइसेस इश्यूड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। लास्ट फ्यू डेज मतलब 27-28 मार्च से, बराबर। लास्ट 5 days, that is cut off date, which have been included in the debtors. Check that goods should have been dispatched and not lying with the company. क्या होता है ना यूजुअली 31 ऑफ मार्च या लास्ट के 4-5 दिन में क्या होता है, ये लोग पूरा बुक्स को मैनिपुलेट करते हैं। अगर वो डिजायर्ड सेल्स अचीव नहीं किया है तो व्हाट दे डू इज दे रिकॉर्ड व्हाट फिक्टिशियस सेल्स,
31 मार्च का बैलेंस क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, बाद में बोलते कि ओके इट इज बैड डेट। पोजीशन तो इन्फ्लेट करके हो गया ना, प्रॉफिट तो दिखा के हो गया ना, तो इसीलिए ऑडिटर ने दिमाग लगाना, बुद्धि क्या लगानी उसने, अच्छा आखिरी के 5 दिन में सेल बुक किया है क्या, अपन ने जानने का और स्टॉक रिकॉर्ड्स में देखने का कि अगर ये सेल बुक किया है ना तो सही में ये सेल हुआ है क्या, तो स्टॉक डिस्पैच होना चाहिए। स्टॉक डिस्पैच है तो ये जेन्युइन है, तुम ऑडिटर के हिसाब से सोचो, वो तो क्या सिर्फ मियर बुक एंट्री, ट्रांजैक्शंस बाय मियर बुक एंट्री आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स। सो इफ यू वांट टू सी कि वेदर इट इज नॉट अ मियर बुक एंट्री, तो आप क्या करोगे, स्टॉक रिकॉर्ड्स भी चेक करोगे, इससे प्रूव होगा कि सही में आपने सेल किया है या नहीं किया है। बात समझ में आई आपको? यस, समझ रहे हैं ना, लर्न करने की जरूरत नहीं है इसको। इंश्योर दैट ऑल गुड्स आर डिस्पैच्ड प्रायर टू द पीरियड और ईयर एंड हैव बीन इंक्लूडेड इन द डेटर्स ऑन टेस्ट चेक बेसिस। जितने भी वो कट ऑफ डेट पे तुमने जितने भी, मतलब तुम कट ऑफ डेट ले लोगे, आप कट ऑफ डेट क्या ले लोगे, 20 मार्च, आपने को पता है 20 मार्च तक है ना ये लोग सही से रिकॉर्ड कर देंगे और पूरा सेल वेल हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है सब। आखिरी के 10 दिन 5 दिन जो आपको लगता है कि यहां पे मामला क्या हो सकता है, गड़बड़ा सकता है, तो आपने क्या करना चाहिए, वो कट ऑफ डेट सिलेक्ट करना चाहिए, उसके सेल्स इनवॉइस चेक करना चाहिए, डिस्पैच हो रहा है कि नहीं चेक करना चाहिए, और सारे गुड्स डिस्पैच होने चाहिए। ठीक है, नो गुड्स आर डिस्पैच आफ्टर व्हाट ईयर एंड हैव बीन इनवॉइस्ड एंड इंक्लूडेड इन डेटर्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट। अगले साल के अगले साल में जाएंगे ना, तो अगले साल डिस्पैच किया तुमने बट बिल अभी बना रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है। तुम इस साल का सेल इन्फ्लेट करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, इस साल रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको एक्चुअल में तुमने बेचा कब है, अगले साल, बट तुम बिलिंग कर रहे हो 31 ऑफ मार्च पे, इसको अगले साल लेके जा। समझ में आया आपको? फटाफट बेसिक पॉइंट्स। इनवॉइस लिस्टेड, सिलेक्ट फ्यू इनवॉइसेस बेस्ड ऑन द एजिंग रिपोर्ट, compare them with the supporting documentation to see with whether they are billed with what correct amount, correct customer and on correct dates। क्या करना है आपने, सैंपल बेसिस पे देखो आपने क्या करना है, एजिंग रिपोर्ट लेना है। बोलो आपने क्या करना है, एजिंग रिपोर्ट लेना है। एजिंग रिपोर्ट लेने के बाद आप क्या करोगे, सैंपल बेसिस पे आप क्या करोगे, डेटर्स को सिलेक्ट करोगे, और इसमें आपने क्या देखना है, क्या बातें सही होनी चाहिए, एक तो आपने करेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर उसके बाद वो सही कस्टमर के नाम पे ही होना चाहिए, और वो सही डेट पे होना चाहिए। सही कस्टमर को सही अमाउंट सही डेट पे जाना चाहिए। ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या करोगे, इसको शिपिंग डिटेल्स के साथ मैच करोगे। एसपीसी में होता ही है, जितने भी सेल किए ना अपन ने, तो वो जितना भी सेल हुआ है वो क्या करते हैं अपन, उसको डिस्पैच लिस्ट से मैच करते हैं। समझा क्या बात को? मतलब अगर ऑर्डर है 100, डिस्पैच अगर 80 है, हमारा ऑर्डर क्या बोलता है, ये 20 क्या है, ये डमी बुकिंग की है कि तुम फिक्टिशियस एडमिशन बता रहे क्या तुम? समझा क्या बात को? अगर 80 एडमिशन है तो 80 डिस्पैच होना चाहिए, 100 एडमिशन है तो 100 डिस्पैच होना चाहिए। समझा क्या? तो वो डिस्पैच के साथ मैच करना चाहिए। With the invoices it should be what, matched. So match invoices with what, dispatch log. Match invoice dates also, मतलब invoice वो date बराबर to see if the sales being recorded in correct accounting period. So date भी क्यों चेक करना, सिर्फ invoice नहीं, वो date भी चेक करना चाहिए। आप बोलोगे यार सर डिस्पैच में इधर नहीं आया सर, वो 1 अप्रैल को गया ना सर वो माल, तो सारे 1 अप्रैल को बुक करना उसको, तो पहले क्यों प्री बिलिंग क्यों कर रहा उसका? समझा बात को? दिस कैन इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ इनवॉइसेस इशूड सब्सिक्वेंट टू द पीरियड। उसके बाद क्या, असेस बिल एंड होल्ड सेल्स। होल्ड सेल मतलब क्या, सेल अभी होल्ड पे है, अप्रूवल बेसिस पे हो सकता है ना वो,
बराबर. इफ देर इज अ, वो होल्ड सेल्स मतलब अप्रूवल बेसिस पे, where a company is billing customers for sale despite still retaining the goods on site, known as bill and hold, examines supporting documentation to determine whether sale has actually taken place or not. होल्ड पे है, या तो अदर वे राउंड, अप्रूवल बेसिस नहीं तो अदर वे राउंड. सामने वाले का परचेस ऑर्डर आया है, अपन ने सेल किया है, बट अब सामने वाले को क्या बोल रहा है, उसका कुछ शायद चेंज हो गया थॉट, नहीं समझा. अपन ने ऑर्डर प्लेस किया, सामने वाला रेडी टू डिस्पैच है, उतने में अपन ने फोन करके बोल दिया सर रुको रुको अभी मत भेजो. शायद हमको थोड़े ज्यादा या कम या ये नहीं वो चाहिए. क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, या एक्स के जगह वाई चाहिए, या एक्स के साथ वाई चाहिए कुछ तो. और सर शिपिंग का चार्ज बार बार लगेगा, एक काम करो रुको, होल्ड करो, मंगवाएंगे या कैंसिल करेंगे या कम या ज्यादा कुछ तो होगा ना, होल्ड करो. उसको क्या बोलते हैं, ऑन होल्ड. तो ऐसे सेल्स को आपने क्या सेल्स बुक करना चाहिए क्या, नहीं. अगर इसको सेल बुक किया है तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए टू जस्टिफाई कि हाँ भाई ये पक्का बेचने वाले हैं बाद में इसको, ठीक है ना. रिव्यू द रिसीविंग लॉग टू if the company has recorded any inordinately large amount of customer returns after the audit period, which would suggest that the company may have shipped more goods near the end of the audit period than what the customer had authorized to inflate what the profits of the company. अभी जैसे उनको समझ में आ गया ना कि ऑडिटर जो है ना क्या करता है, वो स्टार्टिंग में डिस्पैच लॉग, गुड्स इशूड सब चेक कर रहा भाई. पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ एंट्री पास कर देते थे और सेल बढ़ा दिया, बराबर कि नहीं. ऑडिटर एकदम चालाक, ऑडिटर बोला तू सिर्फ एंट्री पास करा क्या, रुक मैं क्या करता हूं, डिस्पैच लॉग चेक करता हूं, स्टॉक एक्चुअली इशू किया या नहीं किया, वो सब अपने ऊपर पड़ा ना. तो ऐसे केस में अपन को समझ में आ गया कि इसने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ये डिस्क्रिपेंसी है, मिसमैच है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, सर्कमस्टेंसेस दैट में इंडिकेट व्हाट, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, बराबर है कि नहीं. तो उसने पकड़ लिया ऐसा. अब फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट में उसने देख लिया कि ऑडिटर डिस्पैच लॉग भी चेक करता है, तो अगले साल इसको और चोरी करने का है. तो इसने दिमाग लगाया, इसने क्या बोला, एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा सेल बुक करने का है ना, कस्टमर ने 100 मंगवाया ना, उसको 300 बेच, डिस्पैच में 300 सेंट. अब बताओ, अब बोल, बराबर के नहीं. तो सेल भी बुक हो गया, डिस्पैच लॉग में भी एंट्री दिख रही है. अब सेल तो इन्फ्लेट हो गया ना, अब कहां से चेक करेगा ऑडिटर, फिर और स्मार्ट. ना ना ना, डायरेक्ट कंफर्मेशन अभी है नहीं. अभी जो कस्टमर है वो थोड़ी ना एक्स्ट्रा 200 एक्सेप्ट करेगा. तो जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उसने लार्ज आइटम भेजा था वो रिटर्न करेगा ना 200. उसने मंगाए थे 100, उसने 200 एक्स्ट्रा भेज दिए, तो बोलेगा साहब लेके जाओ इसको वापस. वो क्या बोलेगा, हाँ भेज दे, सॉरी सॉरी सॉरी. वो तो इधर बुक्स को क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इधर ही इज कुकिंग द बुक्स ओवर हियर. तो वो क्या बोलेगा, ठीक है ना, अब 6-8 तारीख को रिटर्न आएगा ना, तब तक ऑडिटर को थोड़ी समझेगा. तो ऑडिटर भी स्मार्ट, ये तुमने 200 एक्स्ट्रा रिटर्न किए, वो सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके देखेगा, ऐसे 560. समझ में आएगा आपको. तो वो सब्सिक्वेंट पीरियड में जाके देखेगा, वो बोलेगा साले ये क्यों रिटर्न आया, फिर इसका क्या मसला है. ओ तो तुमने जानबूझ के एक्स्ट्रा भेजे थे, इसका पीओ बता, पीओ परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर में 100 बोला तो तू काय को 200 एक्स्ट्रा भेजा तू. फिर बोलेगा सर हमको लगा कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, फिर ऐसा ना बस हम लोग भेज देते कभी कभी ज्यादा माल, तो मिल गया तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते कि भाई लगा तो ठीक है. येड़ा नहीं बनाने का ऑडिट प्रोसीजर. समझ में आएगा आपको. यस सर. देन discount process, incentives, and whether the same has been given as per the policy or industry trends. हम लोग क्या डिस्काउंट्स देते हैं ना, तो जो भी डिस्काउंट है वो बराबर से ऑथराइज्ड है ना, इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से है ना, वो देखना है आपको. या इंसेंटिव्स भी मिलते हैं एम्प्लॉयज को या कस्टमर्स को भी. इंसेंटिव मतलब जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं ना,
कि यू आर द रिपीट कस्टमर, या पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते हैं ना आपके इसमें, कि आपको एक पर्टिकुलर किसी ब्रांड में आप शॉपिंग करते हो तो उसके वो लॉयल्टी पॉइंट्स देते हैं आपको, 100 रुपए के शॉपिंग पे 1 पॉइंट मिलता है आपको, एंड फिर 1 पॉइंट इज इक्वल टू 50 पैसा। ऐसा अलग 100 रुपए खर्चा करो तो 1 पॉइंट, ऐसा 1 पॉइंट आपको मिलता है, तो उसका इक्वेलेंट टू INR इज 0.25 या 0.5 रुपीज। तो मतलब बेसिकली 100 रुपए खर्चा करो तो आपको 50 पैसे का कैशबैक मिलता है, ऐसा। तो वो इंसेंटिव्स या डिस्काउंट्स वो ऑथराइज्ड होने चाहिए एज पर द पॉलिसी। रिव्यू व्हाट क्रेडिट मेमोज ऑन सैंपल बेसिस। क्रेडिट मेमोज समझते हो? क्रेडिट मेमोज मतलब क्या होता है कि मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे पैसा दे दिया, अब क्या हुआ, आपने रिटर्न कर दिया, तो मैं आपको कैश नहीं दे रहा, आई विल गिव यू द क्रेडिट नोट। क्रेडिट मेमोज मतलब क्या? क्रेडिट नोट। तू इतना पैसा तेरा मेरे पास जमा है, इसके बदले तेरे को दूसरा कुछ लेके जाना है, तू लेके जा, कैश नहीं मिलेगा वापस। वंस एक बार विटामिन एम हमारे पास आ गया फिर भूल जाने का। आप कभी शॉपिंग भी करते हो आप लोग, तो आपने देखा होगा कि भैया इसका साइज नहीं आ रहा, ठीक है रिप्लेस करके जा साइज, बट भैया मेरे को मम्मी को ये पसंद नहीं आया, आप तो जो जोश में फॉर्म में लेके आए, मम्मी बोले कि क्या है फटे हुए कपड़े लेके आया तू, जा उसको रिटर्न कर। अरे मम्मी ये स्टाइल है, एक फटका दूंगी, चेंज करके आ, पैसे लेके आ वापस। अब जाओ कितना ही झगड़ा कर लो, पैसा वापस नहीं मिलता। वो क्या बोलेगा, वो आपको दूसरा कुछ लेके जाए, एक काम कर अभी नहीं 30 दिन का क्रेडिट नोट लेके जा, तो 30 दिन में तेरे को जो चाहिए दूसरा लेके जा, पैसा वापस नहीं मिलेगा। रिव्यू द क्रेडिट मेमोज टू सी इफ दे आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड वेदर दे वर इशूड इन द करेक्ट पीरियड। आपको एक समझ में आ रहा है, सब जगह हमको क्या देखना है, पीरियड, अमाउंट, यही उसके लिए सारा खेल चल रहा है, समझा गया? अलग अलग बस अपने क्या है तरीके हैं कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक है। मैं एक एक पॉइंट को इसके लिए आपके साथ इतना डिस्कस क्यों कर रहा हूं डिटेल में, ताकि जब आपको डेटर्स ये ध्यान में आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि इतना कुछ डिस्कशन हुआ था करके, ठीक है। सो ऑल्सो रिव्यू द क्रेडिट मेमोज इशूड आफ्टर द पीरियड एंड, आफ्टर पीरियड एंड, टू सी इफ दे रिलेट टू द ट्रांजैक्शंस बिलोंगिंग टू व्हाट द पीरियड अंडर ऑडिट। सब्सिक्वेंट मतलब रिटर्न्स अगर आ गए हैं तो उसका क्रेडिट नोट देखने का। क्लियर है एकदम? एक बार 2 पॉइंट्स जो हमने पढ़े उसको गो थ्रू कर लो। कौन सी 2 बातें देखी अपन ने? एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस। शुरुआत से एक पॉइंट हो गया ना हेडिंग, वापस से एक बार नजर घुमाने का, नहीं तो क्या हो जाता है आगे पढ़ते जाएंगे ना तो आप पीछे का भूलते जाओगे। सो वो लूप में रहने के लिए एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस एक बार दोबारा पढ़ो फिर आगे बढ़ता है। पढ़ लिया? नजर घुमाना ऐसा, हाईलाइट स्कैन, मतलब ये मैं आपको वापस बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम्स के टाइम पे ऐसे ही आपको इसको पढ़ना पड़ेगा कि ठाक 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 ये इसको चेक करना है, ये ऐसे चेक करना है, क्योंकि 1 डे बिफोर एग्जाम यू वोंट बी हैविंग दिस मच ऑफ टाइम टू, मतलब भले ये यूट्यूब पे लेक्चर है ये, फिर भी आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि सर का पूरा लेक्चर देखूं मैं, समझेगा? आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप खुद से इसको पूरा डिटेल में पढ़े। सो मेन जो बुलेट पॉइंट्स है, हेडिंग्स है ना, सैंपल, मेमोज, फिर डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, ये सिर्फ ऐसा एक एक ऐसा पॉइंट्स को देखने का, एग्जाम में वो मेन हेडिंग को लिखने का, अंडरलाइन करने का मस्त था, और उसको अपने शब्दों में, जो इतना पूरा ऑडिट पढ़े ना अपन ने 10 चैप्टर, ये 11वां चैप्टर है टेक्निकली, तो जो 10 चैप्टर पढ़े उसका जो ज्ञान है, इतने ऐसे पढ़े उसका ज्ञान है, वो आपने क्या करना है वहां पे अपने लिखना है उसको। समझ में आया आपको?
अभी ये फास्ट हो जाएगा ये वैल्यूएशन का, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल, आसानी से हो जाएगा। रेडी? वैल्यूएशन और फिर डिस्क्लोजर आपको तो पता है एकदम बहुत आसान है ये। ठीक है जी, चलिए वैल्यूएशन। क्या बेटा? लिख देना ना, बाकी कुछ है ही नहीं ऐसे, मेमोज मेमोज वही है, कस्टमर लॉग्स रिटर्न, मार्जिन में लिख दो, उसका जो हाईलाइट करा ना वो लिख दो। चलो अभी इसके मेन पॉइंट्स खटाखट। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब समझते हो? अलाउंस मतलब क्या? प्रोविजन। लिखो, ऐसा पता भी होगा तो भी लिखना मस्ट है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, तो दिस विल इंक्लूड व्हाट? कंसिस्टेंसी फॉर द मेथड यूज्ड इन द लास्ट ईयर टू डिटरमाइन वेदर द मेथड इज अप्रोप्रिएट। देखो आप कभी भी है ना, डाउटफुल या नॉन रिकवरेबल अमाउंट या प्रोविजन है, हर कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है, बराबर, कि एक तो पहले ये 1 साल के ऊपर हो गया, इसको रिमाइंडर्स भेजे, रिमाइंडर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करा, बराबर है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? इसको डाउटफुल ट्रीट करेंगे। तो एक हम लोग क्राइटेरिया, एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज अ डाउटफुल और नॉट। आप ऐसा मत समझना कि डाउटफुल डेट ऐसा मन मर्जी में आए वैसा डाउटफुल, भाई ऑन एन एवरेज 10% कर दे प्रोविजन, ऐसा नहीं होता है। सोचिए ना, बड़े बड़े कंपनीज का हिसाब लगाओ, अगर टोटल डेटर्स उनके अगर मान लो 400-500 करोड़ के है, बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो, लिस्टेड एंटिटी में काम कर रहे हो, 500 करोड़ तो बहुत कम अमाउंट बोल रहा हूं मैं, बट जस्ट से 500 करोड़ का रिसीवेबल है, उसमें का 5%, 10% डाउटफुल डेट अगर रिकॉर्ड करना है, सो अमाउंट देखो कितना ह्यूज है। तो इतना आसान नहीं होता जितना अपन जो ऐसे चिल्लर चिल्लर अकाउंटिंग एंट्री में ना, बैड डेट बुक कर दिए, प्रोविजन बना दिया 5%, 10%, इतना आसान नहीं होता है कोई भी डेट को मान लेना कि अब ये पैसा अपना डूब गया करके। तुम्हारे 100 रुपए में से 5 रुपया भाई नहीं आने वाला, 1000 रुपए में 50 रुपए नहीं आएंगे, 1 लाख में 5000 रुपए नहीं आएंगे, 5000 रुपए किसी के भी ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना, क्योंकि प्रॉफिट का मार्जिन आप देखो ना कितना है। आप अगर 10% मार्जिन पे कर रहे हो और 5% आप क्या बोल रहे हो? डाउटफुल डेट कर दूं मैं उसको, भाई क्या कमाया क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे देख फिर। तो इसीलिए क्राइटेरिया होता है, प्रोटोकॉल होता है वैल्यूएशन में। अभी वैल्यूज के लिए अभी क्या आया? डेटर्स का प्रोविजन ना फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि इससे वैल्यूज अफेक्ट हो रही है ना। असर्शन को समझो, हेलो। तो मैं ये जो मेथड या प्रोटोकॉल जो यूज कर रहा हूं, वो मैंने ध्यान से सोच समझ के मैंने देखना है, और एज एन ऑडिटर वो प्रोटोकॉल समझने के बाद, वो क्राइटेरिया समझने के बाद, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस को समझने के बाद हमने क्या देखना चाहिए? वो कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए। समझा क्या बात को? यस सर। तो इधर क्या अपन लिखेंगे? फर्स्ट डाउटफुल डेट्स। अब उसके बाद क्या? इनका एजिंग रिपोर्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, लिस्ट ऑफ डेटर्स अंडर लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब डिस्प्यूट, किनके साथ झगड़ा है, क्योंकि लिटिगेशन ये एग्जिस्टेंस या कंप्लीटनेस अफेक्ट नहीं करेगा, बट लिटिगेशन विल अफेक्ट व्हाट? वैल्यूज। ये ध्यान में रखो, लिटिगेशन विल अफेक्ट व्हाट? वैल्यूज। कैसे वैल्यूज अफेक्ट करेगा ये? क्योंकि अगर मान लो आपका कोर्ट में केस चालू है, आप हार गए तो आपको नहीं आएगा वो पैसा, अगर आप जीत गए तो आपको पैसा आएगा। समझा बात को? कंपेंसेशन मिलेगा। तो वो आपको लिटिगेशन देखना है, बराबर। फिर एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई द डेटर्स विच अपीयर डाउटफुल। यू हैव टू आस्क द रीजंस व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। समझा गया? अगर आपको लगता है कि ये डाउटफुल है, तो मैनेजमेंट से पूछेंगे कि इसको बैड डेट्स में क्यों नहीं डाला। ये किसको लग रहा है? ऑडिटर को लग रहा है कि ये डाउटफुल है, मैनेजमेंट ने उसको क्लासिफाई नहीं किया डाउटफुल। समझा क्या? इधर क्या है, मैनेजमेंट ने क्लासिफाई कर दिया कि हाँ ये डाउटफुल है, तो मैंने चेक करना है वो उस प्रोसेस के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। अभी कुछ जो डेटर्स है मैनेजमेंट बोल रहा है गुड है, बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये क्या है? डाउटफुल है। तो मैं उनसे पूछूंगा कि तुमने इसको डाउटफुल कैटेगराइज क्यों नहीं किया, इसको प्रोविजन क्यों नहीं करी। समझा? दोनों पार्ट। प्रोविजंस आर मेड
एट अप्रोप्रिएट रेट्स कंसिडरिंग द रेट मतलब 5%, 10%, जो भी जैसा आप है वो रेट्स. शेड्यूल ऑफ मूवमेंट्स ऑफ बैड डेट्स, provision accounts and debts written off, and compare them the proportion of bad debt to what sales of the current year and compare it with the prior period to check whether it appears to be what reasonable. पिछले साल सेल्स कितने थे वहां पे आप लिखो ऐसे ईयर 1 ईयर 2. आप क्या लिखते हो यहां पे कि ईयर 1 में सेल्स कितने थे, डेटर्स कितने थे, आपने डाउटफुल कितने रिकॉर्ड करे. फिर इसको आप क्या करोगे, दोनों को आप कंपेयर करोगे कि हां भाई इतने सेल में इतने डेटर्स होते थे और इतना डाउटफुल हो जाता था. तो वो परसेंटेज और रेशियो आप क्या करोगे, ईयर 1 और ईयर 2 का आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे और कंपेयर करके एस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे कि क्या ये रीजनेबल है क्या. हर धंधे में अपन बोलते हैं 1-2% का पैसा जो है ना वो नहीं आता, वो क्या होता है लॉस कंसीडर करके चलता है. नेक्स्ट, अगर वो राइट ऑफ कर दिया है तो इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द ऑथोरिटी. राइट ऑफ भी वापस क्या वैल्यूज को अफेक्ट करता है ना. यस सर. डिस्क्लोजर पढ़ लीजिएगा. AS 11 फॉरेन करेंसी, जैसे लोन के लिए अगर मैंने फॉरेन सेल किया है तो मेरे को डॉलर्स में रिसीवेबल है, बट मैं रिकॉर्ड करेगा उसको कैसे INR में ना. तो आज अगर मैंने उसको 1 अप्रैल को सेल किया है तो मैं $100 का सेल किया हूं उसको, बट 1 अप्रैल को डॉलर का रेट अलग रहेगा, बट वापस मैं 31 मार्च को रिसीवेबल दिखा रहा हूं $100 का ही है मान लो, बट आज INR में वो वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाएगा ना वो, तो मेरे को वो वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा. AS 18 या इंड AS 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. फिर सेक्शन नंबर 189 कि इंटरेस्टेड पार्टीज जो है उसके साथ अगर किया है अपने ट्रांजैक्शन तो उन्होंने डिस्क्लोज करना चाहिए. बराबर है. द ट्रांजैक्शंस कवर्ड इन द 189 आर ऑल्सो डिस्क्लोज्ड अंडर व्हाट कारो एज वेल. कारो में भी पढ़ा था ना रिलेटेड पार्टीज के लिए, याद है क्या 177 एंड 188 एंड प्लस ये 189 में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है. ये पढ़ लीजिएगा, बाकी शेड्यूल जो है वो एंड तक. पहले पढ़ तो ले, बेचारे 2000 के नोट देख लो. हाँ हाँ चलो पढ़ो पढ़ो. यस. रिसीवेबल्स जो है अपने को हम लोग सिक्योरिटी लेंगे ना. तेरे को उधारी पे माल दूंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं सिक्योरिटी भी लूंगा. कभी तेरे से हम लोग क्या लेते हैं, कुछ गारंटीज बॉन्ड्स हम लोग लेते हैं ना, चेक्स चेक्स ले लेते हैं एडवांस में, ब्लैंक चेक साइन करके या ऐसा कुछ. तो यस, रिसीवेबल्स आर सिक्योर्ड. ओवर हाँ किसका,
Similar information shall be given where no due date of payment is specified. No due date specified मतलब पैसा अभी अपन बोलते हैं ना 30 दिन में पैसा दे. अब कोई कोई डेट्स में क्या होता है, स्पेसिफाइड नहीं होता है कि आपने वो कब देना है पैसा. तो बस उसको चेक, मतलब उसको डिस्क्लोज करना है उसको. बस सिमिलर इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन कि डिस्प्यूट है या नहीं है, क्या है. ठीक है. सो हियर वी आर डन विथ व्हाट. आज 2 टॉपिक हमने कवर किए, बोरोइंग्स और ट्रेड रिसीवेबल. सिंपल एकदम. देखोगे 45 पेजेस अपने कंप्लीट हो गए. मतलब ऐसा जो है ये चैप्टर देखने को बहुत बड़ा है. कल और पढ़ेंगे, 20-25 पन्ने और हो जाएंगे, 10-15 पन्ने, 20 पन्ने जो भी है. ठीक है. सो शैल वी स्टॉप हियर. ओके. सो सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 11:15. बाय बाय.